हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का संभव बैच में। मैं आपका फैकल्टी जावेद हक। बिल्कुल संभव है जब हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे और आप हमारा साथ देंगे। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि साथ मिलकर के ही ये संभव हो पाएगा, संभव बैच का कारवां, और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे और अंतिम चयन सूची में आप लोगों का नाम दर्ज होगा। उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए संभव बैच एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर रामशरण शर्मा द्वारा लिखित प्राचीन भारत, और पिछले अध्याय में, पिछले चर्चा में हमने, आपको याद होगा, पढ़ा था ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां जो नव पाषाण से ताम्र पाषाण की ओर बढ़ी। तो ग्रामीण संस्कृतियों का उदय हुआ और उन ग्रामीण संस्कृतियों के लोग प्रयोग करते थे प्रस्तर औजारों का, लेकिन प्रस्तर औजारों के साथ ही साथ उन्होंने प्रयोग प्रारंभ कर दिया था तांबे के एक धातु का। तो तांबा वह प्रथम धातु थी जिसका प्रयोग मनुष्य ने प्रारंभ किया था, और वहां से जब मानव इतिहास का कारवां आगे बढ़ता है ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियों से, तो आगे जब वो लोग कृषि में अतिरेक उत्पादन करते हैं, कृषि में अधिशेष उत्पादित करते हैं ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियों के लोग, तो जब उनके पास खेतीबाड़ी बढ़ती है, कृषि उत्पादन बढ़ता है, तो उपज एग्रीकल्चर सरप्लस कृषि अतिरेक होता है, और कृषि अतिरेक से वो व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रारंभ करते हैं, लेन देन प्रारंभ होता है, और लेन देन के लिए उन्हें बाजारों की आवश्यकता पड़ती है। और कालांतर में 600-700 साल होते 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 वही जो कॉमन मार्केट होते, बाजार होते, वो किस में रूपांतरित हो जाते? वह बाजार रूपांतरित हो गए नगरों में, नगरों में रूपांतरित हो गए। और भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में प्रथम बार, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में नगरीय सभ्यता का उदय हुआ, या यूं कह लीजिए नगरों का विकास प्रारंभ हुआ। और वो नगरीय जीवन जो प्रारंभ हुआ उसे हम एक नाम देते हैं हड़प्पा सभ्यता, या सिंधु घाटी की सभ्यता, या फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो कई नाम पड़े उसका जो हमारे उपमहाद्वीप का प्रथम नगरीकरण था। तो यहां यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम प्रथम नगरीकरण के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। कि तो हम शुरुआत कर रहे हैं प्रोफेसर रामशरण शर्मा एनसीईआरटी अध्याय 7, एकदम पुराने एडिशन पे, और हम इसमें पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, या आईवीसी जिसको हम लोग बोल देते हैं इन ब्रीफ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका नामकरण, इसके उत्पत्ति के विषय में, और इसका विस्तार कितना था। तो विस्तार से तात्पर्य यहां है कि पश्चिमोत्तर भारत में उस समय का मतलब आज से 4600-4700 वर्ष पूर्व कुल कितने नगरों का उदय और विकास हुआ था। तो अभी तक के उत्खनन से ऐसा लगता है कि कम से कम 12 से 15 नगरों का उदय और विकास हुआ था। तो सवाल ये कि नगरों की उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या थी और विस्तार क्या था। और एक अन्य महत्वपूर्ण सवाल यह होता है कि जब आप सभ्यता के विषय में पढ़ रहे होते हैं तो आपको यह भी समझना होता है कि सभ्यता क्या है। सबसे पहली बात तो यह ना कि सभ्यता क्या है, तब तो आगे हम कुछ भी समझ पाएंगे। और सभ्यता के लक्षण क्या होते हैं? समकालीन सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, इजिप्ट, मिस्र की सभ्यता, उनके साथ इनका व्यापार और वाणिज्य था कि नहीं था, संपर्क, निर्वाह, जीवन निर्वाह, कृषि और पशुपालन,
सुदूरवर्ती एवं स्थानीय व्यापार और उन व्यापार के लिए बनाई गई रणनीतियां, इसके अतिरिक्त धार्मिक विश्वास और शवाधान प्रणालियां कि डेड बॉडीज के साथ क्या होता था, जलाते थे या दफन कर देते थे, और अगर दफन करते थे तो किस प्रकार से किया जाता था। और अंत में गिरावट के तत्व के एक समय विशेष के बाद यह सभ्यता धीरे धीरे करके डाउन होने लगी और लोगों ने नगरों में रहना छोड़ दिया। तो ऐसा फिर उन्होंने क्यों किया? तो सभ्यता का उदय और सभ्यता का पतन। तो इतनी सारी बातें हमें इस चैप्टर को पढ़कर समझना है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम इस सभ्यता को समझने से। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही आप ये अध्याय देखेंगे तो आपको कुछ शब्द मिलेंगे। पहला ही लिखा होगा ऐसे, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, और आगे लिखा होता है कांस्य युगीन, कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता। इतने शब्द मिलेंगे, ठीक है। और बिना इनको समझे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इनको पहले समझना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है ना कि हम ये तो समझें कि ये सब लिखा क्या है। ये तो समझ में आ जा रहा है कि नामकरण किया गया है, नाम दिया गया है, हमारे प्रथम नगरीकरण का नाम दिया गया है। और दूसरा शब्द हमें मिलता है संस्कृति, ठीक है ना। संस्कृति, संस्कृति हम परिभाषा के स्तर पे नहीं जा रहे हैं। जो कपड़ा लत्ता हम पहनते हैं ये हमारे संस्कृति का हिस्सा होता है। पूजा पाठ की पद्धति हमारी संस्कृति का हिस्सा होता है। हमारा खान पान हमारी संस्कृति का हिस्सा होता है। तो संस्कृति ये जीवन निर्वाह प्रणाली का द्योतक होता है कि जो कैसे हम अपना लाइफ जी रहे हैं। तो कहीं पर भी देखिए, अगर 4 मनुष्य इकट्ठा होंगे, 4 से ज्यादा भी इकट्ठा हो सकते हैं, अगर कुछ मनुष्य लोग इकट्ठा होंगे तो वो कुछ ना कुछ तो सांस्कृतिक गतिविधियां करेंगे। खान पान, कपड़ा लत्ता, बातचीत, बोली व्यवहार, ये करेंगे ही करेंगे। तो वो अपने आप क्या हो जाएगा? संस्कृति हो जाएगा। तो संस्कृति तो हर उस जगह पे होगी जहां पे कुछ मनुष्य एकत्रित होकर के रहेंगे, वो होगी ही होगी संस्कृति। तो संस्कृति विशेष प्रकार के जीवन शैली का द्योतक होती है। जैसे हमारे प्रथम नगरीकरण के लोग क्या खाते पीते थे, कैसे रहते थे, उठते बैठते थे, लेखन वेखन आता था कि नहीं आता था, लिखना उखना आता था, ये सारी चीजें वो जीवन निर्वाह पद्धति में आती हैं, जीवन निर्वाह प्रणाली में आती। तो संस्कृति सामान्यतया आमतौर पे, अगर आप जटिलताओं में ना जाएं, तो वे ऑफ लाइफ है, जीवन निर्वाह की एक प्रणाली है। सब वे ऑफ लाइफ। तो कौन सा वे ऑफ लाइफ है? हड़प्पन वे ऑफ लाइफ है। हड़प्पन वे ऑफ लाइफ। हड़प्पाइयों के जीवन निर्वाह की पद्धतियों को ही हम संस्कृति नाम दे देते हैं। और संस्कृति के अतिरिक्त हमें जो यहां पे एक दूसरा शब्द मिल रहा है वो सभ्यता है। सभ्यता, तो सभ्यता ये डिनोट करता है, ये द्योतक है जीवन निर्वाह की स्टैंडर्ड को, स्टैंडर्ड वे ऑफ लाइफ। तो कल्चर वे ऑफ लाइफ को डिपेक्ट करता है, वे ऑफ लाइफ को दिखाता है। और सिविलाइजेशन जो होता है ना, सभ्यता जो होता है, ये एडवांस्ड वे ऑफ लाइफ को दिखाता है। तो जीवन शैली उच्चतर, तो उच्चतर स्तर की जब बढ़िया जीवन शैली होती है ना, उच्चतर जीवन शैली, तो इसे हम कहते हैं सभ्यता। और एक जीवन निर्वाह शैली होती है, वो संस्कृति है। तो जैसे मान लीजिए एक कबीले है, एक कबीले में, और एक कबीले में कुछ लोग रह रहे हैं, तो कबीले वालों की भी अपनी संस्कृति होगी। गांव के लोग हैं, गांव के लोगों की भी अपनी संस्कृति होगी। जैसे ताम्र पाषाणिक
देशी ग्रामीण संस्कृतियां कहा है हमने। हमने ये तो नहीं कहा था ना, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था, मैंने एक बार भी नहीं कहा था ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण सभ्यता, क्योंकि हम कह ही नहीं सकते हैं। अगर जनजाति है और ग्रामीण है तो सभ्यता नहीं होगी, क्योंकि सभ्यता जीवन निर्वाह के उच्चतर स्तर को दिखाता है। और यहां चूंकि ये लोग नगर में रह रहे हैं, हड़प्पाई लोग नगर में रह रहे हैं और नगरों में जीवन शैली उच्चतर होता है, तो उच्चतर जीवन शैली जैसी होगा तो उसे तो अपने आप ही स्वभावतः ही हम सभ्यता का नाम दे देंगे, स्वाभाविक रूप से सभ्यता कह देंगे। तो संस्कृति जीवन निर्वाह की प्रणाली है और सभ्यता जीवन निर्वाह का उच्चतम स्तर है या उच्चतर स्तर है। कांस्य युगीन कहने का अर्थ यह होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा और तांबा में मिलाते थे टिन, और तांबा और टिन मिलाकर के बनाते थे कांस्य, और कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज, तो कॉपर और टिन मिला दिया और कॉपर और टिन मिला करके बना दिया ब्रॉन्ज, कांसा, जो कि कोई धातु नहीं है। धातु तो ये है, तांबा धातु है, टिन धातु है, दो धातुओं को मिला देंगे, दो या दो से ज्यादा, यहां पे दो ही मिलाया गया है, तो ये मिश्र धातु बनता है ना, अलॉय, अलॉय बनता है, मिश्र धातु। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो नगरों में जीवन यापन करते थे वो कांसे के प्रयोग से परिचित थे, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। तो हड़प्पाइयों का अपना जीवन निर्वाह, लेकिन हड़प्पाइयों का जीवन निर्वाह का उच्चतर स्तर यानी कि हड़प्पा संस्कृति भी है और जीवन उच्चतर स्तर है, तो हड़प्पा सभ्यता भी है वही लोग कांस्य युगीन। और नगरों में ये निवास कर रहे हैं। तो उस समय कम से कम 12 से 15 नगर बने, लगभग 4600, हमारे से 4600 वर्ष पूर्व। हम नहीं जानते हैं कि उस समय उन नगरों का नाम क्या था, लेकिन हम लोगों ने जहां वो टीले थे ना, हड़प्पा ये सब तो टीले थे। जैसे आप एक उत्खनित स्थल देखिए, ये उत्खनित स्थल है मोहेंजोदड़ो, तो ये पूरा टीला था और इस टीले का उत्खनन हुआ। तो टीले के आसपास के जो गांव के लोग थे वो कहते थे कि इस टीले में डेड बॉडीज दफन होंगी बहुत ढेर सारी। तो सिंध, पाकिस्तान का सिंध है और सिंधी भाषा में बोलते मोहेंजोदड़ो, बहुत सारी डेड बॉडीज दफन है, मोहेंजोदड़ो। तो इसका नाम पड़ गया, इस शहर का नाम पड़ गया मोहेंजोदड़ो। तो ये नाम 4600 साल पहले का नहीं है, ये नाम तो टीले के आसपास के गांव वालों ने रख दिया। तो ये नाम जो हम जानते हैं ना, ये वर्तमान में लोगों ने दिया हुआ है, उस समय का नहीं है ये। तो 12 से 15 नगर बने थे 4600 वर्ष पूर्व, और ये नगर देखिए हर हालत में नदियों के किनारे अवस्थित होंगे। तो ये नदी घाटी सभ्यता हो जाएगी ना, नदी घाटी सभ्यता। तो प्राचीन काल में जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ वो तो नदी घाटी सभ्यता ही होंगी, चाहे वो समकालीन सिंधु सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इराक में फली फूली, वो भी दो नदियों के बीच में थी। मेसो का मतलब ही होता है इन द मिडिल ऑफ, और पोटामस होता है, नदी को बोलते हैं पोटामस। तो मीजोपोटामस, दो नदियों के मध्य में, दजला और फरात नदियों के मध्य में एक समकालीन सभ्यता विकसित हुई थी, जिसे मेसोपोटामिया सभ्यता का नाम दिया गया है ना, मेसोपोटामिया, इन द मिडिल ऑफ टू रिवर्स टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। और टिग्रिस और यूफ्रेट्स को लोकली बोलते हैं दजला और फरात नदियां, या नाइल रिवर सिविलाइजेशन, नील नदी घाटी के किनारे इजिप्ट, वो लोग जो पिरामिड्स बनाते थे, ठीक है ना, वो वाली सभ्यता। तो नदियों के किनारे अवस्थित 12 से 15 नगरों का विकास हुआ, और हमने और आपने उन्हें नाम दे दिया हड़प्पा, हमने नाम दे दिया मोहेंजोदड़ो
ऐसे करके नाम रख दिया गया। काली बंगा, काले रंग की चूड़ियां, पीली बंगा, पीले रंग की चूड़ियां, धौला वीरा, राखी गढ़ी, सुरकोतड़ा, सुतका गेंडोर, गनवेड़ी वाला जैसे तमाम 12 से 15 शहरों का उस समय विकास हुआ। यह भी हो सकता हो कि 12 से 15 से ज्यादा शहरों का भी विकास हुआ हो और हम अभी तक उन्हें फाइंड आउट नहीं कर पाए, उन्हें खोज नहीं पाए हैं, क्योंकि बहुत सारे टीले अभी भी खोदे जाने बाकी हैं। तो एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं एनसीईआरटी से हटकर, कि अब तक जो हाल फिलहाल की किताबों में इतिहासकारों ने बताया है कि अब तक 1000 से भी ज्यादा 1000 से भी ज्यादा स्थलों को, टीलों को खोजा गया है। 1000 से भी ज्यादा टीलों को खोजा गया है, लेकिन 1000 से भी ज्यादा टीलों में से मात्र 97 टीलों को खोदा गया है। खोजा गया 1000 से ज्यादा, उत्खनित किया गया 97 के आसपास। और जितने 97 स्थल उत्खनित हुए हैं उनमें से शहर सब नहीं थे, ज्यादातर वो ताम्रपाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां निकली। लेकिन 12 से 15 जो बड़ी बड़ी बस्तियां निकली, उन्हें देख के लगा नहीं ये तो शहर रहे होंगे। तो तकरीबन 12 से 15 शहर उत्खनित हुए होंगे। अभी तक की जानकारी में हमें इतना समझ में आ रहा है, अभी 900 टीले खोदे जाने बाकी हैं। तो हो सकता हो हमें यह बाद में पता चले कुछ बाद कि हड़प्पा सभ्यता में तो 50 शहर थे, 60 शहर थे। अभी तक की जानकारी में तो 12 से 15 शहर ही प्रकाश में आ पा रहे हैं, हम देख समझ पा रहे हैं। तो हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पाइयों की एक अपनी जीवन शैली, कांसे से परिचित, कांसे के प्रयोग से परिचित। लेकिन यहां पे यह ध्यान रखिएगा, चूंकि टिन है और टिन की उपलब्धता भारतीय महाद्वीप में सीमित रही है, उपलब्धता सीमित। इस कारणवश हड़प्पाई लोग कांसे का प्रयोग तो करते थे, लेकिन कांस्य का प्रयोग सीमित पैमाने पर ही कर पाते थे, बड़े पैमाने पर नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि तांबा तो ठीक ठाक अवेलेबल है, टिन की उपलब्धता सीमित है। तो टिन की सीमित उपलब्धता के कारण कांसे का प्रयोग हड़प्पाई नगरीय लोग कम ही करते थे, लेकिन करते थे तो इस कारणवश ये कांस्य युगीन सभ्यता कही जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी स्थल अभी तक उत्खनित हुए हैं, खोदे गए हैं, उनमें से एक भी स्थल से, एक भी जगह से लोहा नहीं मिला है। यानी कि कुछ भी हो जाए, लोहे के प्रयोग से हड़प्पा के लोग परिचित नहीं थे। लोहे के प्रयोग से परिचित होने वाले लोग आर्यजन थे, जो इनके बाद हैं। आर्यजन, यह महत्वपूर्ण बात है, और वो भी ऋग्वैदिक काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में। तो इस सभ्यता के फलने फूलने से बहुत बाद में जाकर के लोगों ने, आर्यों ने लोहे का प्रयोग करना प्रारंभ किया। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से लोहे के कोई भी सामान या कोई लोहे का टुकड़ा, किसी भी प्रकार की प्राप्ति नहीं की गई है। एकदम स्पष्ट है ये बात, और इसमें अड़े रहिएगा, दृढ़ रहिएगा। और दूसरा, जहां पे अड़े रहना है कि कांस्य का प्रयोग सीमित पैमाने पे हुआ है, और ये नदी घाटी सभ्यताएं हैं और उच्चतर जीवन शैली है। तो जब जीवन शैली नगरीय और उच्चतर होता है तो हम सभ्यता कह देते हैं, सभ्यता नाम दे देते हैं। उच्चतर जीवन शैली, सभ्यता नामकरण कर दिया जाता है। और अगर उच्चतर जीवन शैली नहीं है तो मात्र संस्कृति कह के छोड़ देते हैं, जैसे ताम्रपाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां। ठीक है, तो संस्कृति
और सभ्यता में यही फर्क है कि जीवन जीने का जो स्तर होता है वो निम्नतर और उच्चतर होता है। अब कुछ और चीजों पे आते हैं। देखिए, पहले बड़े ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा एक टूर कर लेते हैं, घूम लेते हैं अपने पहले पहल के नगरों में, दर्शन कर लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। तो ये एक उत्खनित स्थल है, उसका हवाई दृश्य है, उत्खनित हड़प्पा स्थल का हवाई दृश्य मोहेंजोदड़ो। और यहां आग में पकाई हुई ईंटों के मकान और संरचनाएं बनी हैं, सड़कें हैं, एक दूसरे को ऐसे समकोण पर काट रही हैं, गलियां हैं, सड़कें हैं, गलियां हैं और नालियां भी हैं। तो बड़े ही सुनियोजित, वेल प्लान्ड तरीके से इस शहर को 4600 वर्ष पूर्व बसाया गया था, एक योजना के तहत बसाया गया था। और ये पूरा एरिया, इसका अध्ययन करने पर, देखने पर हमें एक बात समझ में आती है, और वो एक बात ये है कि यहां पर उस समय कम से कम 35 से 40 हजार लोग इस नगर में रहते रहे होंगे। होंगे का मतलब हमने देखा नहीं है, लेकिन मकान तो है ना, उससे तो अंदाजा लग ही जा रहा है ना। तो 40 हजार। और आज से 4,500 साल पहले अगर 35 से 40 हजार लोग किसी एक जगह पर, एक नगर में, और बड़े अच्छे सुनियोजित तरीके से रह रहे होंगे, तो ये एक जबरदस्त शानदार बात है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो नगरीय जीवन जीते थे, वो अपने नगरों को, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया, बड़े ही सुनियोजित तरीके से बताते थे। पहले सड़कें बना लेते थे, फिर गलियां बनाते थे, फिर नालियां बनाते थे, उसके बाद मकान बनाना शुरू करते थे। आज हम क्या करते हैं? आज हम उल्टा करते हैं। हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं कि यार नगर तो अपने ठीक से बसा लो, नगर तो बसाओ भैया ठीक से। हम तो इतने हजार साल पहले बढ़िया बढ़िया नगर बसा के चले भी गए, और तुम लोग क्या है, पहले मकान बना लेते हो, फिर उसके बाद सड़कें और गलियां तेरी गलियां और नालियां, उसी में घूमते रहते हो। तो पहले योजना बनाओ यार, मास्टर प्लान बनाओ, फिर ना बनाओ। हम क्या करेंगे, पहले प्लाट काट लिए, प्लॉट होता है भोजपुरी में, प्लाट होता है, प्लाट काट लिए, तो प्लाट कट गया और प्लॉटिंग हो गई, और भाई पहले चलो मकान खड़ा कर लो। सारे लोगों ने आड़े तिरछे, दाएं बाएं, एहर तेहर ओहर मकान बना लिया। और जो मकान बने, तो यार नगर निगम है ना, नगर निगम तो सब बना ही देगा बाद में आकर के। तो ये योजना नहीं है। हम 2024 में हैं, हम 2024 में हैं, और हम ये कर रहे हैं। और ये हमारे से 4600 साल, 4500 साल पहले थे। और ये पहले नहीं, पहले सड़क बनाएंगे, फिर गलियां बनाएंगे, फिर नालियां बनाएंगे, और उसके बाद मकान बनाएंगे ना। तो बड़े ही सुनियोजित तरीके से। और ये नाली भैया, ये नाली है, इतनी शानदार नाली देख के अच्छा लग रहा है। नाली की खुशबू, और चाय तो नहीं था, लेकिन नाली की खुशबू भी नहीं थी, क्योंकि नालियों को ढक के रखते थे, मैनहोल्स बनाए हुए थे, कचरा निकाल के शहर के बाहर फेंक आते थे, नालियां साफ रखते थे। तो बड़े ही सुसभ्य, सुसंस्कृत लोग थे। एक चीज बताऊं आपको, जापान में ना नालियां जो होती है ना, अभी जापान दो देश है, उसमें नालियां भी इतनी साफ, नालियों में इतना साफ पानी होता है कि मछली पालते हैं लोग भैया, कलर रंगीन मछलियां पाल लेते हैं, नालियों में मछलियां पाल लेते हैं। तो वैसे ही हड़प्पा सभ्यता के लोग भी नालियों में मछलियां पाल लेते रहे होंगे। हालांकि इसके साक्ष्य नहीं है हमारे पास कि नालियों में मछलियां पाल लिया करते थे, इसके एविडेंस नहीं है, लेकिन जापान से तो साक्ष्य है। तो ये बड़े अच्छे लोग थे। कितनी सुघड़, क्या बढ़िया नाली देख के दिल खुश हो जा रहा है कि नाली देख के भी अच्छा लग रहा है, सुंदर सुंदर नालियां। और हमारी नालियां देख लीजिए, सड़ती हुई नालियां, बजबजाती हुई नालियां, ऊबड़ खाबड़ टूटी फूटी नालियां, उसमें ढोलू कीड़ा ऐसे ऐसे पिल्लू तैर रहा होता है, उसको भी मजा आ रहा होता है, क्या बढ़िया गंदी नाली है, इसी में मौज करते हैं, स्विमिंग पूल बना लेते हैं। तो ये, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं,
संरचना, इसको इतिहासकार नाम देते हैं स्नानागार। स्नानागार। और मजे की बात यह है कि स्नानागार से नॉर्थ और साउथ ओरिएंटेशन में सीढ़ियां सीढ़ियां बनी हुई। आइए, इसमें छई छप्पा छई, नहाइए और एक तरफ से निकल लीजिए। किनारे किनारे में कमरे बने हुए हैं, चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं, बड़ा बढ़िया। तो ये तो स्नानागार एक संरचना स्विमिंग पूल जैसा लग रहा है। क्या पर्पस रहा होगा उस पर अभी हम आते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो ये समुन्नत, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं समुन्नत जल निकासी प्रणाली। समुन्नत जल निकासी प्रणाली। और ये है जो संरचना है, ये कहलाता है, हम कहते हैं इससे स्नानागार। और इसी को अंग्रेजी में गोल गोल घुमाया जाता है जब विनोद, तो इसको ग्रेट बाथ कहते हैं, स्नानागार या ग्रेट बाथ। और थोड़ा आगे देखते हैं। बाट और माप, सामान तौलना, मापना, बाट और माप है। तो जब बाट और माप की प्रणाली है, और वो भी देखिए बड़े ही स्टैंडर्ड तरीके से है, ये बड़े स्टैंडर्ड बाट और माप हैं। स्टैंडर्ड बाट एवं माप, और ये 16 के गुणज में है। 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, इस तरह के गुणज 16 के गुणज में है, ठीक है ना। तो और ये पत्थर के बने हुए हैं, धातु के नहीं। चर्ट नामक प्रस्तर के बने हुए हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये बाट और माप में हड़प्पा सभ्यता में एक रूपता थी। बाट एवं माप की एक रूपता। बाट एवं माप की एक रूपता का अर्थ क्या होता है? बाट एवं माप की एक रूपता का अर्थ होता है कि किसी भी शहर में चले जाइए हड़प्पा के, एक ही जैसे बाट और माप मिलेंगे। ये तो हमारे जैसे हो गया। श्रीनगर में 1 किलो आलू खरीदिए तो भी उतना ही मिलेगा, और तिरुवनंतपुरम में 1 किलो आलू खरीदिए तो भी उतना ही मिलेगा। 1 मीटर कपड़ा खरीदिए जामनगर में, या 1 मीटर कपड़ा खरीदिए नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में, उतना ही होगा, क्योंकि पूरे देश भर में हमने एक समान बाट और माप प्रणाली लागू कर रखी है। और 4600 साल पहले इन लोगों ने भी लागू कर रखा है एक समान बाट और माप प्रणाली। मैं आपको और इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, थोड़ा सा मैप पे आते हैं। तो एक शहर इनका यहां पर है, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी पर है एक शहर, ये है मोहेंजोदड़ो, मोहेंजोदड़ो नगर। और एक शहर है यहां पर हड़प्पा, ठीक है ना। कहां गया? ये रहा हड़प्पा, और ये मोहनजोदड़ो। यहां से चलिए, ये नदी पकड़ के पहुंच गए। 400 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, 400 किलोमीटर से ज्यादा ही पड़ेगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हड़प्पा का उत्खनन प्रारंभ हुआ, और उसी के 1 साल बाद मोहनजोदाड़ो का भी उत्खनन प्रारंभ हुआ। दोनों शहरों के उत्खनन से एक समान बाट एवं माप निकले। उत्खनन से, खुदाई से एक समान बाट और माप निकल रहे हैं। तो यहां या फिर यहां पे रोपड़ या आलमगीरपुर हो, या कालीबंगा हो, या फिर लोथल हो, धौलावीरा हो, कहीं पर भी हो, हर जगह से, इनके हर एक शहर से
बिल्कुल एक जैसे बाट और माप मिल रहे हैं। अर्थात इन लोगों ने, हड़प्पाइयों ने बाट एवं माप की एक रूपता विकसित कर रखी थी। यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स रिमेन्ड इन यूज इन ईच एंड एवरी टाउन ऑफ इंडस वैली। और हड़प्पा सिविलाइजेशन, इनके हर एक नगर, हर एक शहर में समरूप बाट एवं माप प्रणाली लागू थी। और ये 4600 साल पुरानी बात है, और ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। ये कितना शानदार है। आज से तुलना करने पे बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और इससे भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इन लोगों को लिखना आता था। वो तो हमें भी आ रहा है, तो इन्हें भी तो आ रहा है। और हम तो इनसे 4600 साल बाद हैं, तो हमें लिखना आ रहा है। और ये हमारे से 4600 साल पहले, तो भी इनको लिखना आ रहा है। तो ये नहीं समझ में आ रहा है कितनी महत्वपूर्ण बात है कि इन्हें लिखना आ रहा है। और इनका जो लेखन है वो अक्षर आधारित तो नहीं है, जैसे हमारा और आपका लेखन शैली अक्षर आधारित है। और ये जो लिखा हुआ है ना, लेखन की कला या लिपि, ये कौन सी लिपि है? ये देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि। और जब लिपि पढ़ते हैं तो भाषा पता चलती है। तो भाषा पता करने के लिए पहले ये क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ना पड़ेगा ना, तब तो भाषा पता चलेगा। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा हो, ये ऐसे कुछ लिखा हो और हमें पता ही ना हो कि ये कौन सी लिपि है, तो जब यही नहीं पता कि कौन सी लिपि है तो क्या पढ़ेंगे इसको? छीन टपाक डमडम? क्या पढ़ेंगे? ये छीन टपाक डमडम है। तो लिपि है, लिखा हुआ है कुछ, अगर पढ़ लेंगे तो भाषा पकड़ में आ जाएगी, नहीं पढ़ पाएंगे तो भाषा नहीं पकड़ में आएगी। तो समस्या क्या है यहां? इनकी तो लिपि है, इनको तो लिखना आ रहा है, लेकिन हम और आप पकड़ ही नहीं पा रहे हैं कि ये क्या लिख गए। और जब तक इनकी लिपि को पूर्ण रूप से नहीं पढ़ेंगे तब तक भाषा नहीं पता चलेगी। ठीक है ना? तो अब ये देखिए, ये एक अक्षर नहीं है। हम लोग इसे अक्षर नहीं कहते हैं, हम लोग कहते हैं भाव चित्र है, यानी कि चित्रात्मक लिपि है, लेकिन इस चित्र में कोई ना कोई भाव छुपा हुआ है। या तो ये भाव चित्र अपने आप में एक शब्द होगा, हम श्योर नहीं है, या फिर अपने आप में एक ये संपूर्ण वाक्य होगा। लेकिन एक चीज तय है कि ये अक्षर नहीं है, ये भाव चित्र हैं। और भाव चित्रात्मक लिपि है जिसके नमूने हमें ऐसे पत्थर की, सेलखड़ी पत्थर और धातु की बनी मुहरों पर प्राप्त हो रहा है। देखिए, जैसे ये मुहरें हैं और इन पर अंकन, ये है, ये अंकन है, ये भाव चित्र है। ये एक भाव चित्र, ये बैल का सींग है, ये नहीं है भाव चित्र। या फिर इधर देखिए, ये इक्का जानी का डिब्बा बना दिए हैं, ये है, ये नमूने हैं, भाव चित्र हैं। तो हड़प्पाइयों को लेखन शैली का या लिपि का ज्ञान था, और इनकी लिपि चूंकि अक्षर आधारित नहीं थी, भाव चित्रात्मक थी, तो इसे लोगो सिलेबिक या पिक्टोग्राफिक बोलते हैं। लोगो सिलेबिक या पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। तो ये लोगो सिलेबल्स हैं या पिक्टोग्राफ्स हैं, यानी कि भाव चित्र हैं ये। और मजे की बात यह है कि अगर ये वाला भाव चित्र यहां पे ले आए और इसको अगर यहां पे ले जाएं, दोनों का जगह बदल दें भाव चित्र का, तो अर्थ नहीं बदलेगा। इसमें जो भाव होगा वो यहां रखिए तो भी वही भाव होगा, यहां रखेंगे तो भी वही भाव होगा ना। भौवा थोड़ी बदल जाएगा, भाव थोड़ी बदल जाएगा। तो जब भाव नहीं बदलेगा तो आप चाहे इसको बायां से दाहिना लिखिए या दाहिना से बायां लिखिए, एक ही बात होगी।
क्योंकि भाव चित्रात्मक लिपि को आप दाहिने से बाएं भी लिख सकते हैं और बायां से दाहिना भी लिखा जा सकता है। तो हड़प्पाई लोग अपनी लिपि को दाहिने से बायां लिखते थे मुख्यतः, लेकिन कभी कभी वो बायां से दाहिना भी लिखा करते थे। और अगर एक ही नमूने में एक ही जगह पर बायां से दाहिना भी हो, दाहिना से बायां भी हो, तो उसको बोलते हैं बोस्त्रोफेदन लेखन शैली, बोस्त्रोफेदोनिक आर्ट ऑफ राइटिंग, जहां पे एक लाइन बायां से दाहिना हो और दूसरी लाइन दाहिना से बायां हो। तो इन्हें लेखन शैली का भी ज्ञान था। तो अब देखिए, जैसे ही हमने कहा ना सभ्यता, तो ये सारी विशेषताएं जो अभी हमने चर्चा किया ये सब आएंगी। तो इसमें अच्छी तरह से विकसित कस्बे और नगर भी होंगे। तो कस्बों और नगरों का होना सभ्यता की आवश्यक विशेषताओं में से होता है। इसके अलावा नगर नियोजन होता है, यानी कि नगरों को बड़े ही प्लान्ड तरीके से, नियोजित तरीके से बसाया गया होता है। बहुत सुनियोजित प्लान्ड तरीके से सेटलमेंट बसाया जाएगा, कुछ इस तरह से बसाया जाएगा। देखिए कितने ही खूबसूरत तरीके से बसाया गया है कि शहर को दो भागों में बांटा गया है। शहर को एक ये भाग है अलग, ठीक है, अलग कर दिया गया, और दूसरा भाग भी अलग कर दिया गया है। ये दो भाग अलग अलग हैं और दोनों ही भाग एक दूसरे से भौतिक रूप से अलग हैं, फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो एंड सराउंडेड बाय ऑफ कोर्स वॉल्स, दीवारों से घिरे हुए हैं और एक दूसरे से भौतिक रूप से अलग हैं। ये भी दीवार से घिरा हुआ है, ये भी दीवार से घिरा हुआ है। और ये जो है ना टीला ऊंचा जो दिख रहा है, ये ऊंचा दिख रहा है, यद्यपि कि छोटा है, पश्चिम की ओर है लेकिन ऊंचाई पे है। तो ये मिट्टी के चबूतरे पे, बड़े से चबूतरे पे ऊंचाई पे बनाया गया है। और यहां पर ना लुलु मॉल वगैरह बड़ी बड़ी संरचनाएं हैं, बड़ी बड़ी संरचनाएं हैं, फिनिक्स मॉल, लुलु मॉल, ये सब है। तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखिए यहां पे, बड़े बड़े, यहां इधर वाले मकान छोटे छोटे हैं, इधर वाले मकान छोटे छोटे हैं। तो इससे पता चलता, समझ में आता है कि अधिकांश हड़प्पाई शहर, एक आध दो को छोड़ के, जैसे धौलावीरा को छोड़ करके, तो गुजरात में जो धौलावीरा शहर था ना इनका, वो 3 भागों में बटा हुआ था। बाकी के ज्यादातर शहर 2 भागों में बटे हुए थे। तो एक भाग जो पश्चिम की ओर है, पश्चिम वाले भाग को हम नाम देते हैं, हम का मतलब यहां पे हम और आप नहीं, हिस्टोरियन, नाम देते हैं दुर्ग टीला, और इसको नाम देते हैं निचला शहर। और दुर्ग टीला हो या निचला शहर हो, यह वेल प्लान्ड है। पहले सड़कें बनाई गई हैं जो एक दूसरे को समकोण पे काट रही हैं, फिर गलियां बनाई गई हैं, फिर नालियां बनाई गई, उसके बाद मकान बनाए गए हैं लास्ट में। वेल प्लान्ड सेटलमेंट है, वेल प्लान्ड, ठीक है ना। और ये एक बड़े हिस्से में फैली हुई सभ्यता थी। देख रहे हैं ना, बड़े हिस्से में फैली है। इतने बड़े हिस्से में फैले होने का मतलब ये नहीं है बच्चा पार्टी कि हर जगह शहर ही शहर भरे हुए थे, पूरे में शहर नहीं थे। इतने बड़े एरिया में लगभग 12 से 15 ही शहर थे। बाकी क्या थे, जो ये बाकी डॉट 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 लगा हुआ है ना, वो दरअसल या तो छोटे छोटे कस्बे हैं या फिर ताम्रपाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां हैं। तो पिछले लेक्चर को याद करिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि ताम्रपाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां हड़प्पा सभ्यता के पहले भी थी, हड़प्पा सभ्यता के समानांतर भी थी और हड़प्पा सभ्यता के बाद भी थी। तो ये नगर जो बने ना, ऐसा थोड़ी ना कि नगर जब बन जाएंगे तो गांव खत्म हो जाएंगे। गांव तो नहीं ना खत्म हो जाएंगे, गांव तो रहेंगे। और मैंने पिछली बार भी बोला था, गांव से शहर बनते हैं, शहर से गांवों का अस्तित्व नहीं है, गांव से शहरों का अस्तित्व है। और इसीलिए गांव वालों का सम्मान करिए, और गांव में ही अन्न पैदा होता है, अन्नदाताओं का भी सम्मान किया करिए। करते भी हैं, ऐसा नहीं हम लोग नहीं करते, करते भी हैं। तो ये हो गया, ठीक है, बातें समझ में आ गई।
क्या मतलब होता है सभ्यता होने का? तो सभ्यता से होने का मतलब होता है अच्छी तरह से विकसित कस्बे और नगरों को वेल प्लान्ड तरीके से बसाया जाना, नगर नियोजन, समुन्नत जल निकासी प्रणाली, अच्छी तरह से निकास होना चाहिए, जल निकासी प्रणाली, समुन्नत जल निकासी प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता की या किसी भी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण चारित्रिक विशेषता ही मानी जाएगी, महत्वपूर्ण चारित्रिक विशेषता। तो पूर्ण विकसित कस्बे और नगर नियोजन, समुन्नत जल निकासी प्रणाली, बाट और माप, स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म लिपि का प्रयोग, तकनीकी रूप से उन्नत होना, यह हर सभ्यता की निशानियां मानी जाएंगी, सब में मौजूद होगा, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता हो या मेसोपोटामिया सभ्यता हो या मिस्र की सभ्यता हो। सारी सभ्यताओं के मुख्य मुख्य विशेषताएं ये होंगी ही होंगी, और अगर ये नहीं होंगी तो वो संस्कृति कहलाएगी परंतु सभ्यता नहीं कहलाएगी। तो किसी भी को अगर सभ्यता कहना है तो आपको कितने तत्व ढूंढने होंगे? ये 5-6 तत्व आपको हर हालत में ढूंढने होंगे। अगर ये मिल जाएंगे तो वह बस्ती सभ्यता कहलाएगी, और अगर नहीं मिलेंगे, अनुपस्थित होंगे, जैसे कि ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृतियों में, तो संस्कृतियां कहलाएंगी, सभ्यता नहीं कहलाएगी। ये समझ में आया? अब आते हैं इसके नामकरण पे। अलग अलग नाम दिया गया है एक ही को। एक का मतलब यहां पे हमारा प्रथम नगरीकरण, तो जो हमारा प्रथम नगरीकरण है उसे एक नाम दिया गया सिंधु घाटी, ज्यादा प्रचलित यही है, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इससे इसलिए सिंधु घाटी का नाम दिया गया क्योंकि इसका मध्यवर्ती क्षेत्र सिंधु नदी तंत्र में था। मध्यवर्ती सेंट्रल जोन of this civilization lay in the Indus region, and that's why the civilization came to be known as Indus Valley civilization. इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम नहीं पड़ा क्योंकि अधिकांश बस्तियां सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थी। अधिकांश नगर सिंधु नदी के किनारे थे ही नहीं, यही तो ट्विस्ट है। अधिकांश नगर सिंधु नदी के किनारे नहीं थे, अधिकांश नगर थे इस वाले नदी के किनारे, ये जो मैं अभी मार्क कर रहा हूं लाल रंग से, ये वाली नदी। और ये नदी घग्गर हाकरा कहलाई, या इसी नदी को बाद में चल के आर्यजनों ने नाम दिया, ऋग्वेद में आर्यजनों ने नाम दिया सरस्वती नदी, सरस्वती नदी नाम दिया। तो इस सभ्यता को, प्रथम नगरीकरण को सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए नहीं कहा गया है कि सभ्यता के ज्यादातर नगर सिंधु नदी पर थे, इसलिए कहा गया है कि इसका मध्यवर्ती क्षेत्र सिंधु नदी तंत्र में पड़ता था। जबकि महत्वपूर्ण बात, और स्मृति में दर्ज कर लीजिए, याद में रख लीजिए कि ज्यादातर बस्तियां, ज्यादातर नगर घग्गर हाकरा, ये वाले नदी घग्गर हाकरा के किनारे अवस्थित थे। ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत, ठीक है। तो एक नाम पड़ गया सिंधु घाटी की सभ्यता क्योंकि मध्यवर्ती क्षेत्र सिंधु नदी तंत्र में था। दूसरा नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इतिहास की एक परंपरा होती है कि किसी भी सभ्यता का नामकरण उस स्थल के नाम पर रख दिया जाता है जिसका प्रथम बार, उस सभ्यता से संबंधित प्रथम बार उत्खनन हुआ होता है। और प्रथम उत्खनित स्थल चूंकि हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा नामक एक स्थल था, इसलिए इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया था। लेकिन हाल फिलहाल में इसको घग्गर हाकरा सरस्वती सभ्यता या अभी नाम दिया जा रहा है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता तो एकदम जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है, अभी 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले जिसको अपलोड किया है एनसीईआरटी ने क्लास 6 के एनसीईआरटी में, तो अब चैप्टर में
बोला गया है कि ये सिंधु प्रथम नगरीकरण हमारा सिंधु सरस्वती सभ्यता है। तो सरस्वती वही नदी है, घग्गर हाकरा नदी, सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो कितने नाम पड़ गए प्रथम नगरीकरण के? 3 नाम पड़ गए। सिंधु घाटी की सभ्यता क्योंकि मध्यवर्ती क्षेत्र सिंधु नदी तंत्र में, हड़प्पा सभ्यता क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता से संबंधित प्रथम स्थल था जिसका उत्खनन किया गया था, और सिंधु सरस्वती सभ्यता क्योंकि सबसे ज्यादा या अधिकांश बस्तियां और नगर सिंधु पे ना होकर के सरस्वती नदी पे अवस्थित थे, सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित हुआ करते थे। ये नाम पड़ गया। तो अब आप मूल बातें समझ गए कि सभ्यता का अर्थ क्या होता है और संस्कृति का अर्थ क्या होता है, और सभ्यता की कितनी चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, और हड़प्पा सभ्यता की कितनी चारित्रिक विशेषताएं थी। अब पिछले लेक्चर में भी हमने इस बात पे चर्चा किया था और स्पष्ट रूप से मैंने आपको बताया था कि इस हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन की उत्पत्ति ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियों के सतत लगातार विकास से हुई थी। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग प्रस्तर और तांबे के औजारों का प्रयोग करते थे, उन्हें कृषि में अधिशेष उत्पादित किया, कृषि में अधिशेष एग्रीकल्चरल सरप्लस, ज्यादा खेती होने लगा, और जब ज्यादा खेती किया तो बचा, और जब बचा तो उसका एक्सचेंज करने लगे, व्यापारिक गतिविधियां करना प्रारंभ कर दिया, और व्यापारिक गतिविधियों के लिए बाजार चाहिए होगा, और धीरे धीरे करके कालांतर में वही बाजार किसमें बदल जाएंगे? नगरों में बदल जाएंगे, ठीक है ना। तो ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां, तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं और स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियों के सतत विकास से हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का विकास ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियों के सतत विकास से हुआ था, यह महत्वपूर्ण बात है। और उसमें जो केंद्रीय भूमिका है वो किस चीज की है? कृषि सरप्लस, कृषि अधिशेष। क्योंकि जब तक, ध्यान दीजिएगा, जब तक अधिशेष नहीं होगा, जब तक जरूरत से ज्यादा उत्पादन नहीं किया जाएगा, तब तक नहीं मामला बनेगा किसी भी चीज का। जरूरत से ज्यादा अगर उत्पादन नहीं करेंगे तो व्यापार और वाणिज्य नहीं हो पाएगा। तो अधिशेष होने की स्थिति में ही व्यापार और वाणिज्य हो पाया, और फिर यह नगरीय जीवन का प्रारंभ हुआ। ठीक है, यह निष्कर्ष है। अब देखिए, कोई भी नगर, चाहे आज हो चाहे 4600 5000 साल पहले हो, एक दिन में तो नहीं बन जाएगा। जैसे हमारे जीवन के 3 चरण होते हैं: बाल्यकाल, टीनेज तक, 13 14 18 19 तक टीनेजर होते हैं हम। फिर 20 21 22 साल में लोग कहने लगते हैं घोड़ा भर का हो गया, कुछ नहीं कर रहा है, अभी तक यही कर रहा है, अभी तक ऐसे ही घूम रहा है। तो हम घोड़ा हो जाते हैं, घोड़ा भर के हो जाते हैं। तो मतलब विकसित हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं हम लोग, वयस्क हो जाते हैं। तो बचपन से बाहर निकल आते हैं, यंग एज में आ जाते हैं, और फिर 20 22 25 साल से लेकर के लोग 60 65 साल तक जवान युवा बने रहते हैं। जो जितना खींच ले जाए अपने युवा अवस्था को, जितना फिट रहे वैसे उतना बढ़िया। और फिर वो दूसरा चरण होता है पूर्ण विकसित चरण। तो बालकाल से हम बाहर आते हैं, यंग एज में आते हैं। तो यंग एज तक आते आते हमारे सारे फीचर्स उभर के सामने आ जाते हैं, हम एकदम पूर्ण विकसित स्थिति में आ चुके होते हैं। लेकिन एक स्टेज आता है जीवन का 55 60 65 साल के बाद, लोग अब अपने युवावस्था से डाउन हो रहे होते हैं, डिक्लाइन कर रहे होते हैं। तो बोलते हैं कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं। तो जैसे अभी आप लोग अपने जीवन का पहला चरण पूरा करके अभी निकल रहे हैं, और मैं निकल के अपने जीवन के दूसरे चरण में आ चुका हूं।
कुछ साल के बाद आगे चल करके मैं बूढ़ा हो रहा होऊंगा तो आप लोग मेरे वाले उसमें आ रहे होंगे, एज ग्रुप में आ रहे होंगे। तो हमारे जीवन के जैसे 3 चरण होते हैं ना, और वैसे ही सभ्यताओं के भी, नगरीय जीवन के प्रारंभ और विकास और अंत के भी 3 चरण होते हैं। तो जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो लोग बोलते हैं मुबारक हो बेबी हुआ है, तो यहां पर भी हम कह रहे हैं मुबारक हो सभ्यता पैदा हुई है, हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता का धीरे धीरे करके उदय होगा, नगर बनेंगे। एक चरण के बाद वो नगर लंबे समय तक लहलहाती अवस्था में, जवान अवस्था में रहेंगे, और फिर बाद में उन नगरों का पतन होने लगेगा। और कई कारण होंगे जब लोग उन नगरों को छोड़ छोड़ करके बाहर जाना, हटना प्रारंभ कर देंगे और नगरीय जीवन का डाउनफॉल हो जाएगा। तो सभ्यता के 3 चरण हैं। प्रारंभिक हड़प्पाई चरण, इसको हम मुख्य रूप से लेते हैं 3250 ईस्वी पूर्व से लेकर 2600 ईस्वी पूर्व तक, या आप इसको लिख सकते हैं बदल करके भी 5200 से 4600। अगर ईस्वी पूर्व में ना भी जाना हो तो सिर्फ वर्ष ले तो ऐसे लिख सकते हैं 5200 से 4600 वर्ष पूर्व, जब नगरीय जीवन का प्रारंभ हो रहा था। धीरे धीरे करके तो तकरीबन देखिए 600-650 साल लगे उस जमाने में इन 12 से 15 नगरों के उदय और विकास में। और जब ये 650 साल के बाद ये नगर लहलाने लगे तो हम कहते हैं ये विकसित हड़प्पाई चरण है। तो प्रारंभिक हड़प्पाई चरण, प्रोटो मैच्योर और डिक्लाइन, बुढ़ौती वाला चरण। और ये है फिर वर्ष में अगर हम ले लें इसे 4600 से लेकर के 3900 वर्ष पूर्व, ये लहलहा रहे थे, नगर लहलहा रहे थे। और उसके बाद 3900 से लेकर के 3750 वर्ष पूर्व, जब कुछ कारणों से नगरों को खाली किया जाने लगा, नगरों को खाली किया जाने लगा। और यहां पर द्वितीय चरण में जब नगर जवान थे, पूर्ण विकसित नगर हुआ करते थे, और यहां पर अभी नगरों का उदय व विकास क्रम चल रहा था। तो किसी भी सभ्यता के 3 चरण हम लेते हैं, प्रारंभिक चरण, विकसित चरण और पतन का चरण। प्रारंभिक, विकसित और पतन का चरण। जो प्रारंभिक चरण होता है, प्रोटो हड़प्पा जिसको हम कह रहे हैं, उसमें अभी धीरे धीरे शहरों के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही होती है। जैसे शहरों को बनने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी? खेती बाड़ी जरूरत से ज्यादा हो, और जब खेती बाड़ी जरूरत से ज्यादा होगी तो व्यापार और वाणिज्य का प्रारंभ होगा, ठीक है ना। और जब व्यापार वाणिज्य होगा तो बाजार, सामान्य केंद्र, बाजारों की आवश्यकता होगी, और समय के साथ साथ फिर यही बाजार क्या बन जाएंगे? परिपक्व चरण में यही बाजार किस में तब्दील हो जाएंगे? शहरों में विकसित हो जाएंगे। तो इसके अलावा लिपि के प्रयोग की शुरुआत होगी। लिपि के प्रयोग का प्रारंभ हो जाएगा। व्यापार और वाणिज्य की बढ़ती मात्रा को सुगम्य बनाने के लिए बाट और माप प्रणाली को लागू किया जाना लगेगा। शुरू हो रहा है बाट और माप प्रणाली जैसे। और इसके अलावा आग में पकाई हुई ईंटों के प्रयोग का, ये कहां चला गया? आग में पकाई हुई ईंटों के प्रयोग का प्रारंभ होना, ठीक है। बैलगाड़ी का उपयोग, नावों का निर्माण, कांसे का उपयोग आदि तकनीकी प्रगति के पथ पर ये आगे बढ़ जाएंगे। तो जो प्रारंभिक चरण होता है ना, वो निर्माण का चरण होता है।
और जो पूर्ण विकसित चरण होता है उसमें सारी चीजें स्पष्ट रूप से लहलहाती अवस्था में आपको नजर आने लगती हैं, दिखने लगती हैं। जैसे देखिए परिपक्व चरण, परिपक्व चरण में सभ्यता, विकसित चरण में सभ्यता की जितनी 5-6 चारित्रिक विशेषताएं होती हैं वो लहलहाती स्थिति में आ जाएंगी। और ये 4600 वर्ष पूर्व ये नगर लहलहा रहे थे, परिपक्व चरण में प्रवेश कर चुके थे और व्यापार और वाणिज्य अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया। व्यापार और वाणिज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। पूर्ण विकसित कस्बों और नगरों का हमें एविडेंस मिलने लगते हैं, साक्ष्य मिलने लगता है। कस्बे और नगर सुनियोजित तरीके से बसाए जाने लगते हैं। ईंटों और पत्थरों से बड़े बड़े संरचनाओं और ढांचों का निर्माण किया गया। जल निकासी प्रणाली, नालियों की बड़ी समुन्नत व्यवस्था आ चुकी थी। वजन और माप यानी बाट और माप की एक रूपता स्थापित हो चुकी थी। तकनीकी प्रगति आ चुकी थी और साथ ही साथ पूर्ण विकसित लिपि, पूर्ण विकसित लिपि का प्रयोग भी हो रहा था। तो जो परिपक्व चरण होता है ना, विकसित चरण होता है, इसमें सभ्यता की चारित्रिक विशेषताएं लहलहा रही होती हैं, ठीक है। और जो प्रोटो वाला फेज होता है उसमें आ रही होती हैं। और जो तृतीय चरण होता है ना, उसमें सब कुछ जा रही होती हैं, यानी कि शहरी जीवन का डाउनफॉल हो रहा होता है। हाँ, यहां एक चीज ध्यान रखिएगा कि डाउनफॉल का मतलब यहां पे लोगों के मर खप जाने से नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि लोग मर खप जाएंगे, लोग रहेंगे, बस वो नगरों में रहना छोड़ने लगेंगे। तो एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये है, आप लोगों से, कि जब नगरों में रहना छोड़ेंगे तो कहां जाएंगे? और मर बिला तो रहे नहीं है, जिंदा हैं, बचे हुए हैं, लेकिन नगर में नहीं रहेंगे। तो अगर नगर में नहीं रहेंगे तो कहां जाएंगे? जब नगर के लोगों पे शामत आती है ना, तो नगर के लोग गांव भागते हैं। तो ये नगरीय लोग कहां भागेंगे? ताम्र, जहां से आए थे, ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियों की ओर लौटने लगेंगे और ये शहरों का डाउनफॉल, शहरों का पतन होने लगेगा। यही सारी बातें आपको समझना है इस चैप्टर को पढ़ते समय। हड़प्पा संस्कृति, कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता बाय प्रोफेसर R.S. शर्मा, रामशरण शर्मा, ठीक है। तो पतन का अर्थ हड़प्पा सभ्यता का अंत नहीं होता है, लोग नहीं मर खप गए, बल्कि कस्बों और नगरों का पतन होता है, शहरों का पतन, और सभ्यता की जो विशिष्टताएं होती हैं ना, उनका पतन हो जाता है। जैसे शहरी केंद्रों में गिरावट, व्यापारिक गतिविधियों में गिरावट, लोगों ने लिपि का प्रयोग या अभ्यास करना छोड़ दिया, वे बाट और माप की एक रूपता को बनाए ही नहीं रख पाए। सारा कुछ तकनीकी गिरावट, सब कुछ खराब हो रहा है। वो जो टाउन प्लानिंग था, बढ़िया सड़कें, बढ़िया गलियां, नालियां, सब गड़बड़ हो रहा है। लिपि छोड़ रहे हैं, बाट और माप की एक रूपता छोड़ रहे हैं, मतलब सब अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, हैपेजर्ड चीजें चल रही हैं, अफरा तफरी का माहौल बन गया है। और ये नगरों को छोड़ करके वापस जा रहे हैं जहां से आए थे। कहां से आए थे? ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियों की से इनका नगरी जीवन आया था और अंत में वहीं डाउनफॉल होके वापस चले जाते हैं, ठीक है। और देखिए, अगर हम ये देखें कि सभ्यता का विस्तार कितना दूर दूर तक था, तो मैंने आपको बोला कि जो भी ये मार्किंग किया गया है, देखिए यहां पर जितना भी ये मार्किंग है, इतना, ये सभ्यता का विस्तार है। लेकिन इतने बड़े 8 लाख से भी ज्यादा, 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा, प्रोफेसर रामशरण शर्मा ने 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास दिया है, लेकिन वर्तमान में 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर लिया जा रहा है नई वाली एनसीईआरटीज और दूसरी किताबों में। तो अब देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रोफेसर रामशरण शर्मा की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें बीच बीच में कुछ चीजें जो बदल गई हैं ना,
कुछ निष्कर्ष बदल गए हैं, कुछ नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हो चुके हैं, तो वो भी एड ऑन करके ही समझना होगा। इसको 100% मूल रूप में हम नहीं समझ सकते हैं, वरना कुछ निष्कर्ष हमारे पुराने पड़ जाएंगे और हम कहीं पे मिस्टेक भी कर सकते हैं। तो ये 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी। 6,80,000 वर्ग किलोमीटर से लेकर के 8 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैलाव। एक आध बस्ती जैसे शारतुघई नाम है, शारतुघई नामक बस्ती अफगानिस्तान में, पंजाब, सिंध में, बलोचिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये इसका विस्तार क्षेत्र है। लेकिन इस पूरे विस्तार क्षेत्र में हमें एक बात नहीं भूलना है कि वो बहुत ज्यादा नगर नहीं है, मुश्किल से 12 से 15 ही नगर हैं, और जो शेष है ना, वो शेष ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां ही हैं। ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां ही हैं। ये कुछ बड़ी बड़ी बस्तियों के एरियाज हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितने बड़ी बड़ी बस्तियां और नगर बनवाए था इन्होंने। जैसे लखमीर वाला 225 हेक्टेयर में, मोहनजोदाड़ो 200 हेक्टेयर में, हड़प्पा 150 हेक्टेयर में, ऐसे करके विस्तार है। बड़े बड़े नगर बने, मतलब आज के हिसाब से मत सोचिएगा कि बहुत बड़े बड़े नगर बना दिए हैं। लेकिन हां, अगर 45-4600 साल पहले एक नगर में 60,000, 70,000, 80,000 लोग रह रहे होंगे तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, आज के हिसाब से मत सोचिएगा ना। तो देखिए अब इनका विस्तार, तो सबसे उत्तर में इनकी बस्ती थी मांडा, जम्मू में पड़ता है चिनाब नदी पे, ठीक है। दक्षिणी बस्ती उत्तरी महाराष्ट्र में दायमाबाद पड़ता है प्रवरा नदी तट पे, प्रवरा नदी पे, और ये उत्तरी महाराष्ट्र। सबसे पूरब में मेरठ में आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के तट पे, और सबसे पश्चिम में सुतका, गेंडोर, और ये दाश्क, बलोचिस्तान में दाश्क नदी, पाकिस्तान के बलोचिस्तान में दाश्क नदी पर सुतका, गेंडोर। तो ये विस्तार है। इसी एरिया के बीच में 6,80,000 किलोमीटर से लेकर के 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बीच में 12 से 15 नगर विकसित हुए थे। ओके, और देखिए नगर नियोजन पे हमने शुरू में भी चर्चा किया, फिर से एक बार चर्चा कर ले रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। ये कंप्यूटर ग्राफिक इमेज है, वास्तविक चित्रण नहीं है, क्योंकि वास्तविक तो उत्खनित स्थल है ना। तो ये जेनरेटेड इमेज है। ये नदी के किनारे एक बड़ी सी बस्ती, एक बड़ा सा शहर है, 2 भागों में बटा हुआ है, वेल प्लान्ड तरीके से है। ये स्केच है। तो अब देखिए हड़प्पा नगरों में, स्थलों में दो टीले बना रखे इन लोगों ने 2 क्षेत्र में। एक पश्चिम की तरफ वाला जो है वो छोटा है लेकिन ऊंचाई पे है। तो छोटा होना लेकिन ऊंचाई पे होना, ये एक चीज को दिखा रहा है कि वहां शासक वर्ग या अमीर वर्ग, शासक वर्ग का निवास रहा होगा। तो इसको हम नाम देते हैं गढ़ टीला या दुर्ग टीला। पश्चिम वाला छोटा ऊंचाई पे दुर्ग टीला, और दाहिनी तरफ वाला जो पूरब वाला बड़ा है उसको हम कहते हैं निचला शहर। पूर्वी टीला निचला शहर कहा गया है। तो दुर्ग टीला और निचला शहर। और दुर्ग टीला देख के ही पता चलता है, बड़ी बड़ी संरचनाएं और स्विमिंग पूल वाला स्नानागार, सभागार, ये सब उधर ही है। अन्नागार, सभागार, स्नानागार। तो ये दुर्ग टीला शासक वर्ग और समाज का अभिजात्य अमीर वर्ग के द्वारा ही वहां पे निवास रहा होगा। वैसे भी आज भी देखिए शहरों में जो स्तरीकरण दिखाई देता है, तो एक एरिया जो बड़े पॉश एरिया होते हैं शहरों में, और एक एरिया वो होता है जहां पे आम लोग रहते हैं। तो दुर्ग टीला में खास लोग और निचले शहर में आम लोग रहा करते थे। और दुर्ग टीला में जो स्नानागार था
जो स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर, स्नानागार, अन्नागार और सभागार, ये दुर्ग टीले में, मोहनजोदाड़ो के दुर्ग टीले में है। और स्नानागार अपने आप में उस जमाने के हिसाब से देखिए तो इंजीनियरिंग स्किल को दिखाता है, अभियंत्रिकी कौशल का एक बेहतरीन उदाहरण है। और बड़ी बारीकी से फिट की गई हैं ईंटें, सीमेंट तो नहीं है, तो उसके बजाय जिप्सम मोर्टार वाले मसाले का प्रयोग किया गया है। और पानी लीक ना करे कुंड में से नहाने के लिए या जो भी है, वो बिटुमेन का एक मोटी परत लगाया गया है। बिटुमेन तो वाटर प्रूफिंग की गई है और वाटर प्रूफिंग के लिए बिटुमेन का इस्तेमाल किया गया है। और महत्वपूर्ण बात यह देखिए कि हड़प्पाइयों ने अपने नगरों को, शहरों को ब्लॉक्स में या सेक्टर्स, खंडों में बांट रखा था। और घर ये सीधो सीध में जाल पद्धति पे बनाते थे, जाल विन्यास पद्धति पे, इसको ग्रिड पैटर्न बोलते हैं। तो मकानों का, घरों का निर्माण ग्रिड प्रणाली पर किया जाता था और सड़कें एक दूसरे को लगभग 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती थी। ये बातें हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्या ये आप जानते हैं? मुख्य रूप से आपको सभ्यता और उसकी चारित्रिक विशेषताओं को समझना था, उस पर हमने चर्चा कर ली है। जल निकासी प्रणाली, नालियां बनाना बड़े अच्छे से विकसित की थी जल निकासी प्रणाली। तो समुन्नत जल निकासी प्रणाली को हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है। नालियों का निर्माण पकी ईंटों से कराया गया, पत्थर के स्लैब से ढका जाता था और मैनहोल्स बनाए जाते थे ताकि कचरा बैठ जाए और बाद में कचरे को निकाल के शहर के बाहर निस्तारण कर दें, कचरे को फेंक आए। तो ईंटों और पत्थरों से बनी नालियां, कचरा इकट्ठा करने के लिए मैनहोल्स, और नालियां पत्थर के स्लैब से ढक के रखते थे, ठीक है ना। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हर घर में, मोहनजोदाड़ो से हमें उदाहरण मिल रहा है, साक्ष्य मिल रहा है, हर घर का अपना बाथरूम है। कुआं, हर घर में कुआं मिलेगा, तो कुआं तो मिल ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जल स्तर बहुत नीचे नहीं रहा होगा, तो कुछ फीट खोद देगर मिट्टी तो पानी निकल जाता, ठीक है, तो कुआं बन जाता था। तो आज के हिसाब से मत सोचिएगा ये गहरे गहरे कुएं बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो हर घर का अपना बाथरूम, और नालियां गली की नालियों में खुलती थी। घर से नाली निकल रही है, वो मेन नाली में मिल रही है, फिर वो मेन नाली शहर के बाहर पानी लेके चली जा रही है, ठीक है ना। और मकान एक मंजिल बन रहा है, मकान 2 मंजिल बन रहे, एक मंजिला मकान, 2 मंजिला मकान बनाए गए, और दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, और छत और कुएं, छत तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। साफ सफाई के लिए पकी हुई ईंटों की नालियां पत्थर के स्लैब से ढके हैं, कचरा हटाने के लिए मैनहोल्स का इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया। ये सारी बातें हड़प्पा सभ्यता को एकदम यूनिक, एकदम शानदार बना दे रही हैं। यद्यपि कि ऐसा नहीं है कि उस जमाने में पूरी दुनिया में सिर्फ हड़प्पा सभ्यता ही है, लेकिन समकालीन सभ्यताएं भी फल फूल रही थी, जैसे इराक में मेसोपोटामिया और उधर मिस्र की सभ्यता। और जैसे मैंने आपको बताया कि बाट और माप की एक रूपता को मेंटेन किया हड़प्पाइयों ने। इनका कोई भी शहर हो, जितने भी शहरों का उत्खनन किया गया है, हर नगर, हर शहर के उत्खनन से एक समान बाट और माप मिले हैं हमें। और ये बाट और माप आकार में घनाकार हैं, ठीक है ना, आकार में क्यूबॉइडल है, घनाकार, और चर्ट नामक पत्थर से बने हुए हैं, और इन पे कोई मार्किंग नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि इन बाटों पर किसी भी प्रकार का निशान या मार्किंग नहीं किया गया है, निशान या मार्किंग नहीं किया गया है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसके अलावा देखिए, अगर हम अन्य विशेषताओं की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को बखूबी लिखना आता था, या लेखन शैली से ये परिचित थे। बस इतना ही है, हमें यह समझना है
कि हमारी और आपकी वर्तमान में जो लिपि है, चाहे वो आप हिंदी भाषा के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग कर रहे हो या अंग्रेजी भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग कर रहे हो, ये दोनों ही लिपियां अक्षर आधारित हैं। जबकि हमारे सबसे पहल जो देश में लिपि आई थी, हड़प्पा सभ्यता की लिपि, वो अक्षर आधारित ना होकर के कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी, या पिक्टोग्राफिक बोलते हैं इसको, या लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट, पिक्टोग्राफिक या लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट बोला जाता है, ठीक है ना। और इससे चूंकि ये भाव चित्रात्मक है, और अभी तक देखिए जितने भी हमारे पास नमूने हैं भाव चित्रों के, और ज्यादातर नमूने भाव चित्रों के ये मुहरों से मिली हैं। तो ये लोग ना सेलखड़ी पत्थर की निर्मित मुहरे बनाते थे, और इन मुहरों पर अंकन करते थे पशुओं व वनस्पतियों का अंकन होता था। इसके अतिरिक्त वो भाव चित्र बनाते थे। अब वो चाहे ऊपर वाले हिस्से में बनाए चाहे नीचे वाले हिस्से में बनाए, मुहरों पर भाव चित्र बनाते थे। और देखिए हमें 2000 से भी ज्यादा, 2000 से भी अधिक ऐसे मुहरें उत्खनन में प्राप्त हुई हैं, और इतनी ढेर सारी मुहरें से हमें भावचित्र भी मजे के मिल गए, ढेर सारे भावचित्र मिल गए। तो हमने एक रेंज ले लिया। ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में नहीं है, ये नई वाली एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 375 से 400 के आसपास कुल भावचित्र अभी तक हमने एकत्रित किया है। रेंज क्यों लिया? रेंज इसलिए लिया है कि हो सकता हो कुछ ऐसे भी चिन्ह हो जिन्हें हम और आप भाव चित्र समझ रहे हो, लेकिन वो भावहीन हो, वो शायद कोई निशान हो, वो भाव चित्र हो ही ना। इसकी भी तो संभावना बनती है ना, और बनती ही है। तो इसीलिए हमने 375 न्यूनतम और 400 अधिकतम भाव चित्र का एक रेंज ले लिया। और ये अधिकांशतः कैसे लिखते थे? दायां से बाईं ओर लिखते थे, दायां से बाईं ओर लिखा जाता था। अब ये एक सवाल आपके लिए, आप लोग बताइएगा, ठीक है, कि ये कैसे पता चल रहा है कि दाहिने से बाईं ओर इनके भाव चित्र लिखे जाते थे? ज्यादातर नमूनों में दाहिने से बायां लिखा गया है। अब देखिए, जैसे मैं दाहिने से बायां लिखता हूं और अपना नाम लिखता हूं, ठीक है, दाहिने से बायां, और क्या कर रहा हूं बस वो देखते रहिएगा। ओ ओ ओ नो, क्या कम पड़ गया? जगह कम पड़ गया। वो मैंने जानबूझ के जगह कम किया, ठीक है ना, जानबूझ के जगह कम कर दिया। इससे हमें पता चल रहा है कि जब मैंने दाहिने तरफ से लिखना शुरू किया था तो मजे मजे से ढेर ढेर सारा जगह ले लिया, और जब बाद में जगह कम पड़ रहा है तो अक्षरों को मैंने सिकोड़ दिया, समेट दिया, कंप्रेस्ड। तो यहां पर एक चीज क्या हुआ है? लेटर्स बीइंग compressed towards लेफ्ट साइड। इससे पता चला कि ये किधर से किधर लिखा गया? दाहिने से बाएं लिखा गया। अगर आपने मुझे ये लिखता हुआ नहीं देखा है तब पर भी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दाहिने से बाएं लिखा गया है, क्योंकि दाहिनी तरफ जगह ज्यादा लिया गया, बाईं तरफ जगह समेटा गया है। इसी तरह से हमने हड़प्पाइयों को लिखते हुए नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम अंदाजा लगा पाते हैं कि ये दाहिने से बाएं ही ज्यादातर मामलों में लिखते थे, यद्यपि कि कुछ नमूनों में इन्होंने बायां से दाहिने भी तो लिखा है। तो ये राइट टू लेफ्ट भी जा रहे हैं
ये राइट टू लेफ्ट भी जा रहे हैं और ये लेफ्ट टू राइट भी जा रहे हैं। और अगर एक ही स्थान पर एक साक्ष्य में, एक नमूनों में लेफ्ट टू राइट भी मिल जाए और राइट टू लेफ्ट भी मिल जाए, तो इसे हम कहेंगे, इसे हम नाम देंगे बोस्ट्रोफेदोनिक स्क्रिप्ट, बुस्त्रोफेदन लिपि, बुस्त्रोफेदन लिपि नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इनको बखूबी लिखना आता था। अब हमारी समस्या ये हो गई है कि हम अभी तक इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। अभी तक जितना भी हमारे पास साक्ष्य है, जो भी प्रयास हमने किया है, उसमें हम इसे अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं। हाल फिलहाल में इसको पढ़ने के लिए, देखिए इसको पढ़ने के लिए ये लेटेस्ट, उसमें पुरानी एनसीईआरटी में नहीं है, मैं आपको ऐसे करंट अफेयर से जोड़ करके बता दे रहा हूं कि इसको पढ़ने के लिए डीप न्यूरल एल्गोरिदम डेवलप किया गया है। डीप न्यूरल एल्गोरिदम, एक पूरा का पूरा एल्गोरिदम डेवलप किया गया है ताकि इसको पढ़ सकें। उसके बावजूद भी पढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं। और ये डीप न्यूरल एल्गोरिदम पता है इतना एडवांस है कि इसका प्रयोग टेस्ला वगैरह वाली जो एलॉन मस्क वाली गाड़ियां हैं ना, उनमें किया जाता है। ऑटोमेटिक गाड़ियां, आप गाड़ी में बैठिए, आप डेस्टिनेशन डाल दीजिए कहां आपको पहुंचना है, आराम से लेट जाइए, न्यूज़पेपर ऊपर पढ़िए, नाश्ता वास्ता करिए। जब तक आप नाश्ता वास्ता करेंगे तब तक आपका खाना पीना खाते, न्यूज़पेपर पढ़ते, अपने आप गाड़ी चल रही है, सेल्फ ड्राइविंग कार है, और पहुंच गए घर। और उतर जाइए और गाड़ी को डाल दीजिए पार्किंग मोड में, गाड़ी अपने आप पार्किंग में जाके खड़ी हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। इतना एडवांस एल्गोरिदम डेवलप किया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन को के स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए, और इसके बाद भी अभी तक भी हम इसे अच्छी तरह से पढ़ और समझ नहीं पाए हैं। तो इसका एक मतलब यह भी है ना कि अगर हम लिपि को पढ़ पाते, जो कि अभी तक तो नहीं पढ़ पाए हैं, तो हम अपने प्रथम नगरीकरण पर और अधिक प्रकाश डाल पाएंगे, इन लोगों के विषय में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि अभी भी बहुत सारी बातें हमारे प्रथम नगरीकरण के लोगों से संबंधित स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती हैं। इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करते संभवतः ऐसा रहा होगा, संभवतः वैसा। तो संभवतः की संभावना पर ज्यादा चल रहे हैं हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता में या अपने प्रथम नगरीकरण में। अब हम आते हैं, देखिए, जीवन निर्वाह की पद्धति। जीवन निर्वाह की पद्धति खेती बाड़ी, व्यापार और वाणिज्य आदि। अब ये कृषि और अर्थव्यवस्था पे अगर हम चर्चा करें तो प्रोफेसर आर एस शर्मा अपनी पुरानी वाली एनसीईआरटी में बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार पे है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि में क्या होगा, हर हालत में अगर नगर बना है, नगरीय जीवन है, तो हर हालत में अधिशेष होगा, आधारित थी। और सिंधु नदी, उसकी सहायक नदियों के किनारे कृषि कार्य किया जाता था, उन्नत कृषि। और ये 9 से भी ज्यादा प्रकार की फसलें उपजाते थे, कि जैसे गेहूं, जौ, बाजरा और कपास का उत्पादन करते थे। यानी कि कॉटन के कपड़े पहनते थे। कपास खाने के लिए थोड़ी ना उपजाते थे, कपड़ा पहनने के लिए उपजाते थे, ठीक है ना। तो कपास की खेती का सबसे पुराना प्रमाण हमें हड़प्पा से ही तो मिलता है। इसके अलावा यहां के लोग पशुपालन भी किया करते थे, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते आदि का पालन वालन होता था यहां पे। तो कपास की खेती ये हड़प्पाई लोग करते थे। और ग्रीक लोग ना, यूनानी प्राचीन काल में जो ग्रीक लोग थे, वो हड़प्पाइयों के कपास उत्पादन से परिचित थे और वो नाम देते थे सिंडोन
तो सिंडन या सिंडोन ये शब्द बना सिंधु से या इंडस से। ठीक है, तो इसमें एक और बात ध्यान देने का है कि चावल की खेती के साक्ष्य दुर्लभ हैं। चावल की खेती के साक्ष्य दुर्लभ हैं और एकाधी स्थल से हमें चावल की खेती के साक्ष्य मिल पाते हैं, जैसे गुजरात का लोथल। तो गुजरात के लोथल से हमें चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, अन्यथा हड़प्पा सभ्यता के लोग चावल की अधिक खेती नहीं किया करते थे। चावल की खेती के साक्ष्य दुर्लभ हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश हड़प्पाई बस्तियां या नगर अर्ध शुष्क क्षेत्र में अवस्थित थे। अर्ध शुष्क क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण चावल की खेती नहीं हो पाएगी, क्योंकि चावल की खेती के लिए जल या पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए होगी। इसीलिए तो थोड़ा बहुत खेती गुजरात से हो पा रहा है, गुजरात के लोथल में हो पा रहा है। बाकी जगहों पर तो हमें चावल की खेती के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो कपास सहित 9 प्रकार की फसलें और दुर्लभ रूप से चावल की खेती। कृषि की प्रमुख विशेषताएं देखिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला अधिकांश हड़प्पाई क्षेत्र अर्ध शुष्क, हड़प्पाई नगर अर्ध शुष्क क्षेत्र में सेमी ड्राइड या सेमी एरिड जोन में थे, तो सिंचाई के साधनों की आवश्यकता होगी ही होगी। तो सिंचाई प्रणाली का विकास सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे हड़प्पाई नगरों में सिंचाई की उन्नत प्रणाली थी और कृषि के लिए जल की आपूर्ति होती थी। तो नदियों के आसपास बसावट है ना, तो सिंचाई का तो इंतजाम कर ही लेंगे। और जहां पर सिंचाई का इंतजाम नहीं हो पाएगा डायरेक्ट, वहां पे नहरें भी बना लेंगे। तो जैसे अफगानिस्तान में इनकी एक बस्ती थी शारतुघई, तो शारतुघई से सिंचाई के लिए हमें किस चीज का एविडेंस मिल रहा है? सिंचाई के लिए नहरों का साक्ष्य मिल रहा है। ठीक है, तो बड़े पैमाने पर कृषि हो रही है, यद्यपि कि एक चीज ध्यान रखिएगा कि हल नहीं मिला। उत्खनन से हमें सीधे तौर पे हल की प्राप्ति नहीं हो पाई है, हल नहीं मिल पा रहा है। तो हल की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन इसका यह अर्थ तो नहीं होगा ना कि अगर हल की प्राप्ति नहीं हो पाई है तो खेती नहीं हो रही है। अन्न तो मिल रहा है ना, अनाज की प्राप्ति तो उत्खनन से हो रही है, हल की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो इसका कारण यह होगा कि बहुत पुरानी बात है, 4500 साल पुरानी बात है, हल कहां मिलेगा लकड़ी का, सड़गल गया होगा। लेकिन कुछ जगहों से मिट्टी का हल मिल रहा है, खिलौना हल मिल रहा है। तो जैसे बनावली, हरियाणा में एक जगह बनावली, पाकिस्तान की तरफ चोलिस्तान, यहां से हमें मिट्टी के हल के नमूने मिल रहे हैं। तो मिट्टी का हल है, अनाज है, तो जाहिर सी बात है ओरिजिनल हल भी रहा होगा। और वो भी छोड़ दें अगर, तो कालीबंगा है, और कालीबंगा से उत्तरी राजस्थान में गंगानगर है, गंगानगर में कालीबंगा उत्खनन हुआ। तो कालीबंगा से एक ऐसा खेत मिला है जिसमें हल चलाया गया, कुंड बने हुए, खांच, मिट्टी में खांच बनी हुई है। तो यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मिट्टी में खांच, कालीबंगा से मिट्टी में खांच मिल रहा है ऐसा। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह खांच 2 तरफ से मिल रहा है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर भी मिल रहा है और क्षैतिज भी मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब है? एक ही खेत में एक बार हल ऊर्ध्वाधर चलाया गया है, वर्टिकल, और एक बार हॉरिजॉन्टल, दो तरीके से ऐसे ऐसे खांच मिल रही है। इसका मतलब यह होता है कि एक बार में एक ही खेत में 2 प्रकार की फसल उपजाई गई है। जैसे गेहूं के साथ आप उपजा लीजिए सरसों या राई, एक ही खेत में उपज जाएगा। तो कुछ है ऐसी फसलें जो एक साथ 2 फसलें आप उपजा सकते हैं। तो कालीबंगा में एक साथ 2 फसलें उगाई गई हैं। और चूंकि कुंड, खांच मिल रहा है ना, कुंड या खांच मिल रहा है, तो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि खेती, बड़े पैमाने पे खेती होती थी और हल चलता था। तो
कृषि उपकरण तो डायरेक्ट नहीं मिल रहे हैं, कुछ कुछ मिले हैं। तो कृषि उपकरण, देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे और तांबे के उपकरणों का प्रयोग करते ही रहे होंगे, और हल तो लकड़ी का रहा होगा वरना कुछ तो मिलता। और कालीबंगा और अन्य स्थलों से हल के अवशेष मिले हैं, डायरेक्ट नहीं मिले, ध्यान रखिएगा। हल के अवशेष डायरेक्ट नहीं मिले हैं कालीबंगा से, जुता हुआ खेत मिला है, और अगर जुता हुआ खेत मिला है तो हल तो रहा ही रहा होगा। इस तरह से हम निष्कर्ष निकाल पाते हैं, ठीक है। और ठीक है, लिखा हुआ है हड़प्पाइयों ने 9 से अधिक फसलें उपजाई, जिनमें गेहूं मोहनजोदारो से, जौ हमें मिल जा रहा है बनावली से, तिल हड़प्पा से, तिल छोटा सा होता है, तिल का ताड़ बनाना मुहावरा है, तिल का ताड़ बना देना, छोटी सी बात को बड़ा कर देना। लोथल वगैरह से चावल शामिल है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने मेसोपोटामिया के साथ, वो जो इराक वाली सभ्यता थी, लंबी दूरी का व्यापारिक संबंध स्थापित किया। वहां चले जाते थे, वहां पे सामान वान बेच के चले आते थे, खरीद फरोख्त कर लेते थे। यूनानियों को सिंधु क्षेत्र के कपास के बारे में पता था, और उन्होंने इसे क्या नाम दिया? सिंडन कहा, सिंडन या सिंडोन, जो सिंधु या सिंध से लिया गया है। और मजे की बात एक और यह भी है कि 4350 साल पुराना एक एविडेंस है हमारे पास मेसोपोटामिया से, और वो लिखित है, और मेसोपोटामिया की लिपि को पढ़ा जा चुका है। बस हम अपनी वाली सिंधु लिपि को नहीं पढ़ पाए। तो मेसोपोटामिया की लिपि को जो पढ़ा गया ना, तो मेसोपोटामिया की लिपि अक्षर आधारित थी, कीलाक्षर लिपि, कीलाक्षर लिपि अक्षर आधारित। तो कीलाक्षर लिपि को पढ़ना यद्यपि कि कठिन है, लेकिन अपेक्षाकृत सरल है। क्यों? क्योंकि अगर लिपि भाव चित्रात्मक हुई तो भाव चित्रात्मक लिपि को पढ़ पाना बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है। इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। ये मेन रीजन है, अभी तक नहीं पढ़ पाए। तो लेकिन मेसोपोटामिया की तो लिपि पढ़ लिया हमने। तो इसमें 2350 ईस्वी पूर्व, या इसी को हम कह देते हैं 4350 वर्ष पूर्व का एक लेख है। ये मेसोपोटामिया का लेख है, और उस लेख में बताया जा रहा है कि हड़प्पाइयों का मेसोपोटामिया के लोगों के साथ सुदूरवर्ती व्यापारिक संबंध था, क्या ना। और बीच में 2 स्टेशन भी पड़ते थे जहां रुकते थे, मागन ओमान और दिलमुन आज का बहरैन। ये था व्यापार, इनका व्यापार और वाणिज्य। तो इस स्थानीय व्यापार में तो बहुत खास बात नहीं है, हां, लेकिन सुदूरवर्ती व्यापार में बड़ी खास बात है। यहां पे ध्यान दीजिए कैसे जा रहे हैं ये लोग। इन्हें अभी मानसूनी हवाओं का ज्ञान अच्छी तरह से नहीं है, मानसूनी हवाओं का ज्ञान नहीं है, तो ये मानसूनी हवाओं के रास्ते नहीं जाएंगे। ये निकलेंगे, देखिए जैसे लोथल है, लोथल से निकले खंभात की खाड़ी पहुंचे, किनारा नहीं छोड़ रहे हैं, किनारा छोड़ देंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। और ये पहुंच गए मागन, ओमान पहुंच गए, ओमान पहुंच गए। और ये जो खाड़ी है ना, ओमान के नाम पे गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी कहलाती है। और यहां पर ये जो चैनल है, वाटर चैनल है, इसको कहते हैं, 2 खाड़ियों को जोड़ने वाली को बोलते हैं जल संधि। तो ये है हॉर्मुज, हॉर्मुज जल संधि। तो ये हॉर्मुज जल संधि से निकलेंगे, यहां से ये निकल गए, फिर पहुंच गए दिलमुन बहरैन, और दिलमुन बहरैन से निकल गए, ये पहुंच गए मेसोपोटामिया, ये मेसोपोटामिया पहुंच गए। ये ऐसे लंबी दूरी का व्यापार स्थापित कर रहे हैं। तो मेसोपोटामिया के एक लिखित साक्ष्य में बताया गया है कि मेसोपोटामिया वालों का मेलुहा मजे की बात यह है कि
मेसोपोटामिया वाले आईवीसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या नाम दे रहे हैं? समकालीन नाम इसका मेलुहा है। तो ये लोग बता रहे हैं कि इन लोगों का मेलुहा सिंधु क्षेत्र में मेलुहा के लोगों के साथ लंबी दूरी का सुदूरवर्ती व्यापारिक संबंध स्थापित है। और हड़प्पा सभ्यता की कुछ मुहरें मेसोपोटामिया के उत्खनन से मिल रही हैं और मेसोपोटामिया की गोल बेलनाकार मुहर मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से मिल रही है। तो यहां की मुहरें वहां के उत्खनन से, वहां की मुहरें यहां के उत्खनन से मिल रही हैं। इसका अर्थ क्या है? आना जाना लगा हुआ है भाई, सुदूरवर्ती व्यापार चल रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो मैंने यही बताया भी आपको कि 2350 ईसा पूर्व के मेसोपोटामिया के एक लिखित रिकॉर्ड में मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंधों का उल्लेख है जो सिंधु क्षेत्र के समान है। और इसी रिकॉर्ड में 2 मध्यवर्ती व्यापारिक चौकियों, मध्यस्थ स्टेशनों मागन अर्थात ओमान और दिलमुन अर्थात वर्तमान का बहरैन का भी उल्लेख है। और मेसोपोटामिया के शहरों से कुछ सिंधु मुहरें बरामद की गई हैं, जबकि मोहनजोदाड़ो में एक बेलनाकार फारसी मुहर की खोज की गई है। मेसोपोटामिया के मुहर की खोज की गई है। तो स्पष्ट रूप से दोनों समकालीन सभ्यताओं के मध्य लगातार व्यापारिक संबंध बना हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं आप लोगों को कि ये जो भी है ना, किसी जगह से भी हमारे पास एक एविडेंस नहीं मिल रहा है, सिक्के नहीं मिल रहे हैं। तो सिक्कों का अभाव है। तो सिक्कों का अभाव होने पर आदमी व्यापार वाणिज्य कैसे करता? वस्तु विनिमय प्रणाली पर, वस्तु विनिमय और अर्ध कीमती पत्थरों का उपयोग सिक्कों के स्थान पे किया जाता था का उपयोग, जैसे लैपिस लाजुली, लाजवर्त नामक पत्थर और टर्कोइज यानी कि फिरोजा नामक पत्थर। तो लैपिस लाजुली और टर्कोइज का इस्तेमाल सिक्कों के स्थान पर किया जाता था, क्योंकि ना एक भी हड़प्पा के स्थल से, एक भी स्थल से, ना तो मेसोपोटामिया के उत्खनन से एक भी सिक्का मिला है। तो सिक्का तो नहीं मिला है। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि हमारा प्रथम नगरीकरण की अर्थव्यवस्था मोनेटाइज्ड नहीं थी। मौद्रीकृत अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी। तो अर्थव्यवस्था का प्रथम नगरीकरण में अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण नहीं हुआ था। तो अतः व्यापार और वाणिज्य वस्तु विनिमय प्रणाली पर चलता था, परंतु सिक्कों के स्थान पर कई बार आपसी लेन देन के लिए लाजवर्त पत्थर या फिरोजा पत्थरों का प्रयोग कर लिया जाता था। यह है। तो यह रहा कृषि और व्यापार और जीवन निर्वाह प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। अब आ जाते हैं इनके सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक जीवन पर। अब देखिए, साफ साफ पता चल रहा है शहरों को भी देख करके कि समाज वर्गीकृत था। समाज में ऊंच नीच का भाव है, सामाजिक स्तरीकरण मिल रहा है, वरना शहर में 2 भाग ना होते और दोनों अलग अलग ना होते, ना 2 भाग होते ना दोनों अलग अलग होते। तो दुर्ग टीला संभवतः शासक वर्ग और अभिजात्य वर्ग के लिए है और निचला शहर मैंगोमैन आम लोगों के लिए। तो हो गया ना स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण, ऊंच नीच का भाव। तो दुर्ग टीला और निचला नगर का विभाजन सामाजिक असमानता की ओर संकेत करता है। हालांकि समाज जातिवादी जैसी कोई संरचना पे विभाजित नहीं था, जैसे कि बाद में हमें बाद के काल में दिखाई दिया या वैदिक काल में दिखाई गया कि समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। यहां पर वैसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें
क्लास विभाजन, क्लास डिस्टिंक्शन दिखाई दे रहा है। और अगर आपको ये समाज में वर्गीकरण देखना है तो ये कब्र से भी दिख जाता है। कब्र, डेड बॉडी जो दफनाया, तो अगर कोई अमीर आदमी को दफनाएंगे तो ईंटों वाली बढ़िया कब्र बना करके उस कब्र में ढेर सारे सामान उमान रख के भेजेंगे उसको कि जाल निकल ले भाई। और या फिर अगर गरीब आदमी मर गया तो उसको गड्ढा खोद के टाटा बाय बाय कर दिया, भाई निकल लो, अब इतना सामान उमान नहीं तुम्हारे लिए, पक्की उक्की कब्र नहीं बनाएंगे ईंटों ऊंटों की, ऐसे ही रहो अब। ठीक है, तो कब्र भी तो सामाजिक स्तरीकरण का साक्ष्य प्रदान कर देते हैं, कब्र से भी पता चल जाता है और ऐसे नगरों से भी पता चल जा रहा है। और लिपि और लेखन शैली पे भी हमने स्पष्ट रूप से और विस्तृत चर्चा कर लिया है, लिपि और लेखन शैली। अब आते हैं इनके धर्म पर। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक विश्वास और शवाधान, धार्मिक विश्वास और शवाधान प्रणालियां, तो सभ्यता के धर्म। तो अब ये एक मुहर है जो मोहेंजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त हुई, और मोहेंजोदड़ो का उत्खनन 1922 में शुरू होता है। दूसरा स्थल था जिसका उत्खनन होता है, और उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे, तो उनका नाम था जॉन मार्शल। उन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों का उत्खनन प्रारंभ हुआ था। तो 1921 में हड़प्पा का उत्खनन प्रारंभ हुआ, एमएस वत्स और दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और डीआर साहनी, दयाराम साहनी ने किया। और मोहनजोदाड़ो का उत्खनन प्रारंभ हुआ 1922 में, और जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसका उत्खनन कार्य किया। राखाल दास बनर्जी बड़े शानदार उत्खनन करता थे, पुरातत्वविद थे अपने जमाने के, आरडी बनर्जी, राखाल दास बनर्जी। तो जब मोहनजोदाड़ो का उत्खनन हुआ तो वहां से ये मुहर मिली। इस मुहर को ले जाया गया जॉन मार्शल के पास, भाई वही डायरेक्टर जनरल है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो इस मुहर का उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करके एक निष्कर्ष दिया। निष्कर्ष ये दिया, कितना सटीक कितना नहीं सटीक है हम नहीं जानते हैं, उनका निष्कर्ष हम पढ़ लेते हैं कि हड़प्पाई ये एक पुरुष देवता की पूजा करते थे जिन्होंने एक 3 सींगों वाला मुकुट पहन रखा है, और ये योग करने की मुद्रा में है, बाबा रामदेव की तरह ये योग कर रहे हैं, पालथी मार के बैठे हुए हैं और पशुओं से घिरे हुए हैं। एक पशु टाइगर है, एक है एलिफेंट, एक है यहां पे राइनो, गेंडा जैसा एक श्रृंगी पशु, और ये रही बफलो, गई भैंस पानी में। बुफैलो नहीं होता, बफलो होता है, भैंस। और पैरों के नीचे जहां पे ये बैठे हैं, यहां पे हैं 2 एंटीलोप्स या 12 सिंगा, 12 सिंगा, 2 एंटीलोप्स या 12 सिंगा, राइनो, एलिफेंट, टाइगर, बफलो एंड 2 एंटीलोप्स बीनीथ द फीट, पैरों के नीचे। जॉन मार्शल ने बोला कि वास्तव में जो ये देवता है ना, ये पशुपति महादेव हैं, या पशुपति महादेव का आदि रूप है, प्रारंभिक रूप है, और उन्होंने इस मुहर को नाम दे दिया पशुपति मुहर, पशुपति मुहर। और ये जॉन मार्शल का निष्कर्ष है जिस पे वर्तमान इतिहासकार प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, कुछ इतिहासकार। फिर दूसरी तरफ ऐसी कुछ मूर्तियां मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियां, इन्हें हम कहते हैं मृण मूर्तियां, मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां। और ये तो हड़प्पा सभ्यता के पहले से भी चली आ रही हैं, ऐसी मिलती थी, हमने पढ़ा था मेहरगढ़ का उत्खनन वहां से भी मिली। तो ये हम कहते हैं कि ये मातृ उर्वरता से संबंधित मातृ देवी की मृण मूर्तियां हैं, और ज्यादा संभावना इसी बात की है कि मातृ देवी की मृण मूर्तियां होंगी, क्योंकि बड़ी संख्या में मिली हैं। और ऐसा तो नहीं कि ये मृण मूर्ति खिलौना होगी, खिलौने के उद्देश्य से तो नहीं बनाएंगे। हाँ, ये हो सकता हो कि कुछ मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां खिलौने के स्तर पर इस्तेमाल की गई हों, लेकिन अधिकांश मामलों में तो ये मृण मूर्तियां मातृ देवी की ही हैं, क्योंकि आज भी तो हम लोग मातृ देवी की पूजा करते ही हैं। दुर्गा माँ, काली माँ, चंडी भैरवी, कामाख्या, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कूष्मांडा, इनकी पूजा करते हैं। तो आज से अगर हम तुलना करके सोचें तो ये मूर्ति यूं ही तो नहीं बनाई गई होगी,
जरूर इसका कुछ ना कुछ धार्मिक या महत्व या सांस्कृतिक महत्व अवश्य रहा होगा। और इसके अतिरिक्त देखिए, मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से ये एक पुजारी बाबा मिले हैं। अब पता नहीं ये पुजारी है कि नहीं है, लेकिन पहनावे से तो स्पष्ट रूप से लग रहे हैं। हाँ, राजा है कि नहीं है इस पे चर्चा होती है कि मोहनजोदाड़ो में या इनके नगरों में राजा का शासन रहा होगा। इस बात की संभावना बहुत कम है कि पुरोहित राजा रहे होंगे, क्योंकि पुरोहित अगर राजा होते तो उनकी बड़ी संख्या में पत्थर की मूर्तियां मिलती, जैसे कि उधर मेसोपोटामिया या इजिप्ट वाले सभ्यताओं में मिली ढेर ढेर सारी मूर्तियां मिली पुरोहितों की, क्योंकि वहां पे पुरोहितों का बड़ा वर्चस्व था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहितों का वर्चस्व नहीं लगता है, क्योंकि बस यही एक मिले हैं जो भी मिले हैं। और बड़े अच्छे से अंडर आर्म शॉल ओढ़ रखा है। शॉल पे ये तिपतिया 3 पत्ती वाले फ्लोरल डिजाइन्स बने हुए हैं। दाढ़ी बड़े ही बढ़िया से करीने से सजाई गई है, और माथे पे इन्होंने कुछ एक ऐसे पिंड जैसा कुछ पहन रखा है, जिसको पीछे देखिए ये बांध रखा है इन्होंने कपड़े से, ठीक है ना। आंखें थोड़ी छोटी छोटी हैं, या बना ही नहीं पाए अच्छे से बना नहीं पाए होंगे, कला का स्वरूप इतना बढ़िया नहीं है। तो पूरा शॉल इन्होंने लपेट रखा है तिपतिया वाले अलंकरण से। तो कोई ना कोई तो ये प्रभावशाली व्यक्ति रहे ही होंगे। पुरोहित तो लगता है कि पुरोहित रहे होंगे, लेकिन राजा नहीं रहे होंगे, इसकी संभावना बहुत कम लगती है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया, उर्वरता से संबंधित मातृ देवी। और इसके अलावा ये लोग ना पत्थर के उत्खनन से देखिए पत्थर की मूर्तियां मिली हैं सेक्स ऑर्गन्स की। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये स्त्री और पुरुष के जो ऊर्जा है, बच्चे पैदा करने की क्षमता है, जो ऊर्जा है, उसको भी मान्यता देते थे, उसको भी पूजा के स्तर पे पूजते रहे होंगे, या कुछ ना कुछ महत्व अवश्य ही रहा होगा। क्योंकि कालीबंगा के उत्खनन से हमें ऑर्गन्स के, सेक्स ऑर्गन्स के स्टोन इमेजेस मिल रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि स्त्री और पुरुष में जो रचनात्मकता होती है, ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा के मिलन से जो बच्चे पैदा होते हैं, उसको ये अधिक महत्व दे रहे हैं। और ये जो स्नानागार है, इसमें यह समझ में आता है कि ये डेली स्नान करने के लिए नहीं होगा कि लोटा गमछा उठाए मुंह उठाए पहुंच गए कि स्नान करेंगे बाहम के, तो ये नहीं। तो इसका मतलब ये है, संभावना है इस बात की कि ये अवश्य ऑकेजनल बैदिंग के लिए समय समय पर सांस्कृतिक स्नान करने के लिए रहा होगा। मकर संक्रांति वगैरह या कुंभ टाइप का स्नान जैसे होता है ना आज के दौर में, वैसा ही कुछ रहा होगा। तो ये मानते रहे होंगे कि जल में पवित्र कर देने की क्षमता होती है। जैसे हम मानते हैं कि गंगा जी के पानी में पवित्र कर देने की क्षमता है, वैसे ये भी मान रहे हैं पानी में पवित्र कर देने की क्षमता है। ये है कुछ ताबीज जैसी संरचनाएं। अब अगर उत्खनन से ताबीज जैसी संरचनाएं मिलेंगी तो इसका अर्थ क्या है? ताबीज जैसी संरचना का मिलना यह बताता है कि इनका विश्वास है पराभौतिक शक्तियों में। पराभौतिक शक्तियों में विश्वास है। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो ऐसे करके पराभौतिक शक्तियों में विश्वास रहा होगा, जिनसे बचने के लिए डर के मारे ये ताबीज ओबीज जैसे ऐसे कुछ है। एग्जैक्टली ताबीज नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ताबीज है, तो हम ये मान्यता के स्तर पे सोच पा रहे हैं ये। और शवाधान प्रणाली, तो इनकी ना बहुत सारी कब्र मिली हैं। ये डेड बॉडीज को दफनाते थे, गड्ढे में डाल देते थे। पक्की कब्र, कच्ची कब्र, कब्रिस्तान हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, सुरकोतड़ा कई जगहों से मिले हैं। शवों को दफनाने का सबसे प्रचलित तरीका था कि शव को पूरा सीधा लिटा दीजिए, मोड़ना नहीं है, सीधा। ज्यादातर मामले में जैसे यहां पे देखिए मोड़ दिया गया है, ऐसे मोड़ के लिटाया गया है, लेकिन यहां है ये बिल्कुल विस्तृत।
और सिर अधिकांश मामलों में उत्तर और पैर दक्षिण की ओर किया गया है। एक साधारण स्थिति में उत्तर की ओर सिर के साथ एक साधारण गड्ढे या ईंट के कक्ष में दफना देते थे, और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में आंशिक समाधान पाए गए हैं, जबकि लोथल से युग्म समाधान, मतलब युग्म समाधान का मतलब एक ही कब्र में दो लोगों को एक साथ डाल दिया गया, दोनों एक साथ मरे होंगे तो डाल दिया होगा, या शायद कुछ दिन के आगे पीछे डाला गया होगा। लेकिन युग्म पेयर में, और आंशिक का मतलब है छोड़ दिया, डेड बॉडी को चील कौवे खा गए और जो बचा वो लाके गड्ढे में डाल दिया, छोटे से गड्ढे में दफन कर दिया। तो समाधान प्रणाली, तो ये हो गया धार्मिक विश्वास और समाधान प्रणाली हमारे प्रथम नगरीकरण के लोगों के साथ। फिर एक दौर आता है कि इस सभ्यता के नगरी जीवन का पतन होने लगता है और कई कारणों से लोग नगरों को छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। कई कारण हैं, कुछ ज्ञात और कुछ अज्ञात। जैसे मोहनजोदाड़ो सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ, यह ज्ञात है। लोथल का पतन भूकंपी हलचल, भूगर्भीय हलचल, भूकंप से हुआ, यह भी ज्ञात है। तो कुछ ज्ञात है और कुछ अज्ञात है। तो कुछ समय बाद हड़प्पा के शहरों में देखिए 4600 वर्ष पूर्व से लेकर के 3900 वर्ष पूर्व यह सभ्यता अपने विकसित रूप में मौजूद रही। लेकिन 3900 वर्ष पूर्व के बाद इस सभ्यता के नगरीय जीवन का पतन हुआ। तो नगरीय लोग नहीं मर खप गए, नगरीय जीवन का पतन हो रहा है। और फिर अगले 3650 वर्ष पूर्व आते आते इन नगरों का पतन हो गया और लोगों ने नगरों को खाली कर दिया और वापस लौट गए ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां। कुछ जगहों पे सभ्यता थोड़े पहले खत्म हो गई, कुछ जगहों पे थोड़ा आगे जारी रही। तो तिथि और पतन और कारण भी अलग अलग नगर के अलग अलग थे। तो जैसे मोहेंजोदाड़ो का पतन बाढ़ से हुआ, लोथल का पतन हो गया भूकंपी हलचल से। तो ऐसे ऐसे करके कुछ ज्ञात हो पा रहा है, अभी तक कुछ ज्ञात नहीं हो पा रहा है। तो 1750 ईस्वी पूर्व या 3750 वर्ष पूर्व के आसपास इसका पतन हो गया। कई सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन कुछ प्रमुख सिद्धांत आर एस शर्मा ने अपने पुरानी एनसीईआरटी में पुराने संस्करण में बताया है कि पर्यावरणीय परिवर्तन हुआ होगा, जलवायुवी परिवर्तन हुआ होगा, बारिश की मात्रा कम हो गई होगी, सब होगी पे चल रहा है, संभावना पे चल रहा है। तो सिंधु नदी के प्रवाह में परिवर्तन आया, नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, सरस्वती नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। तो जब नदी ने रास्ता बदला तो शहर पीछे छूट गया। नदियां तो रास्ता बदलती हैं, तो नदी रास्ता बदल गई, शहर वहीं रह गया, शहर का मोए मोए हो गया, क्या ना, गुगली हो गई शहर की, तो शहर वहीं छूट गया, नदी निकल ली। तो सिंधु नदी के प्रवाह में परिवर्तन, जलवायु में बदलाव और कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, सिंचाई की दिक्कत आ जाएगी, तो खाद्यान्न उत्पादन में कमी आएगी। और जैसे ही खाद्यान्न उत्पादन में कमी आएगी, नगरों की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ने लगती है। कुछ इतिहासकार ने बोला कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से हुआ, जबकि यह सिद्धांत पूरी तरह से खारिज किया जा चुका है कि कतई कोई भी आर्य आक्रमण कभी सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों पर हुआ ही नहीं था। पूरी तरह से खारिज मत है ये, इसका कोई साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और अब तो यह भी थ्योरी आ गई है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आर्य जन कभी भारत के बाहर से आए ही ना हो, वो हमेशा से भारत के मूल निवासी रहे थे, वो कभी बाहर से आए नहीं। या यही हो सकता हो कि यहीं के लोग बाहर निकले हो आर्यों के रूप में। इसकी संभावना पे हम लोग अगले अध्याय में चर्चा करेंगे, आर्यों का आगमन और ऋग्वैदिक युग। ठीक है। और आंतरिक विघटन देखें तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों में पाए गए अवशेष यह संकेत देते हैं कि नगरों में आंतरिक संघर्ष हो रहा है आपस में, और प्रशासनिक विफलता के कारण भी नगरों का पतन हुआ हो सकता
है, तो अधिकांश चीजें हम संभावना पर कर रहे हैं कि इस बात की संभावना है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा रहा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे टीले हैं जिनको खोजा तो गया है लेकिन खोदा या उत्खनित नहीं किया गया है। और दूसरी समस्या यह भी है ना कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक हम अच्छे से पढ़ समझ नहीं सके हैं। तो अगर हम और ज्यादा टीले खोदें और लिपि को पढ़ लें तो इस सभ्यता पर और अधिक प्रकाश अवश्य पड़ेगा और पिक्चर पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। तो इसको पढ़ते समय हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि अभी पिक्चर बाकी है, पिक्चर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, तो ज्यादातर बातें हम आज भी संभावना पर ही कह पाते हैं। ऐसा हुआ रहा होगा, वैसा हुआ रहा होगा, आंतरिक संघर्ष हुआ होगा, प्रशासनिक विफलता हुई होगी, नगरों को मेंटेन नहीं कर पाए होंगे, खेतीबाड़ी कम हो गई होगी, बारिश की मात्रा कम हुई होगी, नदियों ने रास्ता बदल लिया होगा। होगा पे चल रहा है ना, डेफिनेट थॉट्स नहीं है ये। कुछ चीजें कंफर्म है, जैसे ये मोहनजोदाड़ो का पतन बाढ़ से हुआ था, ये स्पष्ट है क्योंकि मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से बालू की 7 परत मिली, 1 2 3 4 5 6 7 परत, मतलब 7 बार मोहनजोदाड़ो शहर बाढ़ से प्रभावित हुआ। और उसके बाद उन लोगों ने सोचा होगा बाढ़ में गया शहर, चलो यार वापस चलते हैं, अपने पुराने वाले गांव में चलते हैं, ताम्रपाषाणिक देशी गांव में चलते हैं, वहीं मस्त रहेंगे। नहीं रहते हैं, ये बार बार बाढ़ ने दिमाग खराब कर रखा है। लोथल इनका बंदरगाह शहर था और अब जानते हैं लोथल के उत्खनन से ईंटों का निर्मित एक बड़ा सा चबूतरा मिला है जो भोगवा नदी के किनारे बनाया गया था। तो उस चबूतरे के पास नाव आके लग जाती होंगी, सामान उतारते सामान लाते होंगे, भोगवा नदी से निकल जाते होंगे खंभात की खाड़ी, और खंभात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर और ओमान की खाड़ी, हॉर्मुज जल संधि से होते हुए फारस की खाड़ी से मेसोपोटामिया पहुंच जाते रहे होंगे, क्या ना। लेकिन अगर लोथल में भूकंप आया और पूरा लोथल हिल गया, उथल पुथल हो गया, नदी ने अपना रास्ता बदल दिया, अब लोथल भोगवा नदी पे है ही नहीं और भोगवा नदी अब जा ही नहीं रही है जिधर जाना था, तो पूरा रूट ही इनका खराब हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो लोथल का महत्व था बंदरगाह नगर के तौर पे, और जब बंदरगाह ही नहीं, बंदरगाह नगर के तौर पे उसका महत्व ही खत्म हो जाएगा तो लोथल में रहने का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो इन्होंने लोथल को खाली कर दिया और चले गए। तो लोथल का पतन भूकंप से हुआ, कंफर्म है। मोहनजोदाड़ो का पतन हुआ बाढ़ से, यह कंफर्म है। तो कुछ नगरों का पतन बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम बता सकते हैं और कुछ नगरों का पतन के लिए अभी हमें कुछ और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो अभी पूरी तरह से पिक्चर स्पष्ट नहीं है हमारे प्रथम नगरीकरण से संबंधित। यही महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझना था कि हमारा प्रथम नगरीकरण क्या था, कैसे था, कैसे वो नगर बने, कैसे वो नगर लहलहाए, उनकी विशेषताएं क्या थी, खास बातें क्या थी, क्या खाते पीते थे, क्या कृषि पैदावार था, व्यापार कैसे करते थे, इतनी सारी बातें हैं, बड़ी संख्या। और लेकिन फिर पतन भी हो गया, उस पर भी हमने अभी चर्चा की। तो पतन को लेकर के पूरी बात तो अभी स्पष्ट नहीं है, एक्चुअली सभ्यता को लेकर की ही पूरी बात अभी तक 100% स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता है। तो ये था प्रोफेसर रामशरण शर्मा की टेक्स्ट बुक का 7th चैप्टर, प्रथम नगरीकरण से संबंधित हड़प्पा संस्कृति, कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। अच्छे से पढ़ के नोट्स बना लीजिएगा आप लोग पीडीएफ से, और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आगे चर्चा कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। त्योहार का माहौल बन रहा है, लेकिन त्योहार के माहौल में नहीं रहना है, पढ़ाई पे ध्यान रखिएगा। त्योहार मनाना भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अभी समय है दीपावली आने में, तो फेस्टिव मोड में अभी मत आइएगा, जी तोड़ मेहनत करते रहिएगा ताकि हम चीजों को संभव बना सकें आपस में मिल करके। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स सो मच।